हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे, इस सीरीज का ये सेशन नंबर 201 है और आज की चॉइस है वर्ड ऑल्टरकेशन। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड ऑल्टरकेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज अ नाउन। ऑल्टरकेशन एक नाउन है। इट मीन्स इट्स अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट, लाउड आर्ग्यूमेंट, डिसअग्रीमेंट, वर्बल स्पैट बिटवीन पीपल। जब दो लोगों के बीच में कहासुनी हो जाए, बहुत तेज तेज तरीके से बहस हो रही हो, तो इसी को क्या कहा जाता है? ऑल्टरकेशन कहा जाता है। यूजुअली ऑल्टरकेशन वर्बल है, उसमें मारपीट नहीं होती। हाँ, कभी कभी कुछ हद तक झड़प हो सकती है। समटाइम्स बिकरिंग इज पॉसिबल। अदरवाइज एक लाउड या फिर नॉइजी आर्ग्यूमेंट, क्वारल हो सकती है दो लोगों के बीच में। यूजुअली वो एक वर्बल स्पैट है, फिजिकली कोई किसी को लैश आउट नहीं करता, राइट? तो ऑल्टरकेशन क्या है? झगड़ा है, तू मैं है, गाली गलौज है। एग्जाम्पल नंबर 1, द फ्रीक्वेंट ऑल्टरकेशंस डिस्ट्रॉयड देयर फ्रेंडशिप। उन दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि थोड़े ही समय बाद वो अक्सर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, अक्सर उनके बीच में तू मैं होती रहती थी। You shouldn't have landed yourself into an altercation with the bus conductor just for charging you some extra fare. बस कंडक्टर ने आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेयर बस चार्ज कर लिया, इतनी सी बात पर आप उससे उलझ गए थे। आपको इससे बचना चाहिए था। यू शुडेंट हैव landed yourself into an altercation with the bus driver for that. Number 3, when two players of the opposite teams started having an altercation over a petty issue. Petty issue means एक छोटी सी बात पर, जरा सी बात पर। The umpire had to step in. फिर क्या हुआ? जब दो ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स के बीच में एक छोटी सी बात पर झड़प हो गई, गाली गलौज, तू मैं की बात शुरू हो गई, फिर अंपायर को स्टेप इन करना पड़ा। स्टेप इन का मतलब होता है फिर मीडिएट करना, इंटरवीन करना। हाँ, ये है। Synonyms: slang, dispute, discord, spat, quarrel, wrangle, squabble। यहाँ पे झड़प होगी। wrangle, squabble में बेसिकली हाथापाई हो जाती है। फॉल आउट भी झगड़ा है, एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये। आर्ग्यूमेंट, यू नो। एंटोनिम्स में क्या होगा? जहां पे कोई झगड़ा, तनाव, तू मैं नहीं है, यानी कि सब कुछ अच्छा है, जैसे कि हार्मनी, जैसे कि अग्रीमेंट, कंकॉर्ड, पीस, अकॉर्ड। ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड प्लेबियन को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज अ नाउन। कभी कभी आप इसे एडजेक्टिव के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली दिस वर्ड इज अ नाउन। प्लेबियन किसी भी कॉमन सिटीजन को कहा जा सकता है, किसी लो प्रोफाइल पर्सन को कहा जा सकता है, या लो क्लास, लो कास्ट पर्सन को कहा जा सकता है। मतलब एक आम व्यक्ति प्लेबियन हो सकता है, सर्वसाधारण प्लेबियन हो सकता है, जो बिल्कुल कॉमन है, जो कहीं से भी हाई सोशल स्टेटस का नहीं है, या यूं समझिए एरिस्टोक्रेटिक नहीं है, जो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से, या यूं कहिए इवन पुअर फैमिली को बिलोंग करता हो, लोअर क्लास को बिलोंग करता हो, उसे आप प्लेबियन बोलते हैं। कभी कभी आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, दैट इज प्लेब। ठीक है ना? अ पर्सन बिलोंगिंग टू द लो और कॉमन क्लास ऑफ अ सोसाइटी, एज आई सेड, अनरिफाइंड इन टेस्ट और डिस्पोजिशंस। प्लेबियन का ये भी मतलब होता है जो जिसका कोई अपना खास भाव स्वभाव ना हो, कोई खास नेचर ना हो, जिसे सब मतलब जब उसके साथ सब कुछ कॉमन ही हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ सर्टेन टाइप ऑफ फूड होते हैं जो हर कोई नहीं खाना पसंद करेगा। समझ रहे हैं आप? तो प्लेबियन पर्सन वो है जिसका ये नहीं कि मुझे इस क्वालिटी का ही फूड चाहिए। वो ऐसे फूड को भी जो जो रोड साइड वेंडर्स जो फूड बेच रहे होते हैं, एक प्लेबियन उस फूड को भी खाएगा, लेकिन दूसरा बंदा उसे नहीं खाएगा। ये है प्लेबियन होने का मतलब। लैकिंग कल्चर और सिविलाइजेशन, ये समझा जाता है कि इफ समबडी बिलोंग्स टू अ लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी, तो उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। ऐसे में वो जब इलिटरेट है तो वो सिविलाइज्ड कैसे होगा, वेल बिहेव्ड कैसे होगा? तो असभ्य अपने आप हो जाता। गरीब व्यक्ति का सिनोनिम हमेशा से ही असभ्य है, क्योंकि जब वो गरीब है तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर वो
सिविलाइज्ड भी नहीं है। प्लेबियन वर्ड को जब आप स्टडी करेंगे तो एंशियंट रोम में एक सोशल क्लास हुआ करता था, प्लेबियंस, जो एंशियंट रोम से ये रिलेट करता है। वहां पर लो क्लास सोसाइटी के लोगों को प्लेबियंस बोलते थे। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि वहां एक लो क्लास सोसाइटी होती थी जिसका नाम ही प्लेबियन था। सो इफ यू आर अ प्लेब, यू बिलोंग टू अ लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी। एग्जाम्पल 1, गवर्नमेंट स्कूल्स इन मोस्ट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री डोंट प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। हमारे देश के तमाम स्टेट्स के जो सरकारी स्कूल हैं, स्पेशली जो प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो अच्छी एजुकेशन यानी कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते। इसलिए कौन जाता है वहाँ पर? जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं। ओनली प्लेबियंस अटेंड देम। दिस एरिया इज अनरिजर्व्ड एंड मोस्टली प्लेबियंस सिट हियर। ये अनरिजर्व्ड एरिया है और ज़्यादातर आम लोग ही यहाँ पर बैठते हैं। वो लोग जो रिजर्व्ड एरियाज में नहीं जा सकते, वो लोग जो पैसे पे करके कहीं पर आराम नहीं कर सकते, तो वो अनरिजर्व्ड एरिया है। इस यहाँ पर बैठने के लिए कोई फ़ी भी नहीं देनी होती है। तो ज़्यादातर प्लेबियंस यहीं पर बैठते हैं और अपनी ट्रेनों का इंतज़ार करते हैं। नंबर 3, वन ऑफ आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री was born in a plebeian family। आप जानते हैं हमारे देश के एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री रहे हैं, बहुत नेक प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। वो एक साधारण परिवार से थे, इनफैक्ट वो एक गरीब परिवार से थे। सो ही वॉज फ्रॉम अ plebeian family। नंबर 4, when the judge directed the plebeian to pay a hefty fine, hefty मतलब huge, जब जज ने उस एक साधारण से कमजोर वर्ग के गरीब व्यक्ति को ये कह दिया कि तुम्हें बहुत बड़ा फाइन देना पड़ेगा, he got down on his knees, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया and started begging for some mercy, और ये कहने लगा जज साहब थोड़ी दया करें, मैं नहीं इस फाइन को भर पाऊंगा। So being plebeian means to be of a lower class of society। Unrefined, low bro, proletariat, working class को proletariat भी कहते हैं। commoner, peasant, rank and file, as I said pleb shorter form। rank and file मतलब जो workers class है उसको कह सकते हैं। antonyms, noble, patrician, aristocrat, blue blood, ये सारे words इसके antonyms हो जाते हैं। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड डिन्यूड को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज बेसिकली अ वर्ब। कई बार या यूं कहिए मोस्ट ऑफ द टाइम दिस वर्ब इज यूज्ड इन इट्स पैसिव फॉर्म, यानी कि आप डिन्यूड को ज्यादातर टू बी डिन्यूडेड इस तरीके से यूज होता हुआ पाते हैं। टू डिन्यूड मीन्स टू रिमूव समथिंग वैल्यूएबल, किसी जरूरी चीज को हटा देना, छीन लेना, खाली कर देना। टू स्ट्रिप समथिंग ऑफ, स्ट्रिप मतलब छीन लेना होता है। टू स्ट्रिप समथिंग ऑफ इट्स कवरिंग और पोसेशंस, मतलब जो चादर जिससे चीजें ढकी हुई हो या जो पोसेशंस हैं, संपत्ति हैं, वो अगर छीन ली जाए तो इसी को क्या कहते हैं? डिन्यूड कहते हैं। तो डिन्यूड का क्या मीनिंग हुआ? छीन लेना, उसके बिना कर देना। मेक बेयर, नेकेड कर देना, उसके बिना कर देना, हटा लेना, छीन लेना। दिस इज कॉल्ड मेक समथिंग विदाउट इट हैज व्हाट इट हैज। तो डिन्यूड मतलब खाली कर देना, छीन लेना, हटा देना। एंड डिन्यूड इज नेगेटिव बाई सेंस। क्यों? क्योंकि जब आप किसी वैल्यूएबल चीज को हटा देंगे फिर जो बचेगा वो तो बेकार हो गया, है ना। तो एक तरीके से किसी के शरीर से उसके हृदय को निकाल लिया जाए तो वो डिन्यूड हो जाएगा ना, तो वो तो बेकार हो गया। तो डिन्यूड करने का मतलब है कुछ वैल्यूएबल, कुछ अच्छा सा, कुछ काम का हटा लेना, उसके बिना कर देना, बंजर सा कर देना, वंचित, बेकार सा बना देना। डिन्यूड को समझना बिल्कुल ही सिंपल है। आप इतने हिस्से को देखिए, क्या लिखा है? न्यूड। न्यूड मतलब क्या है? नंगा। नंगा मतलब विदाउट क्लोथ्स, नंगा मतलब विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के। तो डिन्यूड मतलब क्या हुआ? विदाउट, के बिना, राइट। डिन्यूड विदाउट, के बिना। एक और वर्ड है सर, डिन्यूडेशन। डिन्यूडेशन एक प्रोसेस है ज्योग्राफी में। इसका मतलब होता है कि जब पहाड़ों से उसकी मिट्टी हट रही हो, जिसको आप इरोजन भी कहते हैं, तो जब पहाड़ों से उसकी मिट्टी हट रही हो तो वो नीचे की चीजें ऊपर आ रही हो और मिट्टी सरक रही हो, तो ये डिन्यूडेशन में आ जाता है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द फॉरेस्टेशन ड्राइव। द फॉरेस्टेशन ड्राइव का मतलब है कि जो बहुत तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं, दैट इज गोइंग ऑन,
shall soon denude this place of the natural air. इस जगह की हवा बिल्कुल साफ सुथरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, पर यहाँ पे इसलिए कुछ समय से लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है। इससे क्या होगा, बहुत जल्द यहाँ की जो नेचुरल एयर है, जो प्योर एयर है, वो खत्म हो जाएगी। दिस प्लेस विल सून बी डिन्यूडेड ऑफ इट्स प्योर एयर। Number 2, years of drought have almost denuded this hill area of vegetation. यहाँ पर years of drought मतलब वर्षों से, हर साल यहाँ सूखा ही पड़ रहा है। अब पिछले 8-10 साल से यहाँ यूं मान के रखिए बारिश ही नहीं हो रही, जिसके चलते ऑलमोस्ट इस जगह से हरी घास जो है वो खत्म हो चुकी है। दिस हैव ऑलमोस्ट denuded this hill area of vegetation. यहाँ पर इस बात का भी आप ध्यान रखें कि डिन्यूड जिस चीज को किया जा रहा है उसके लिए प्रेपोजिशन ऑफ लग रहा है। क्या लग रहा है? ऑफ। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, डिन्यूड somebody और something of something, denute somebody or something of something, from something नहीं। Number 3, people leaving this for cities for better जॉब प्रोस्पेक्टिव्स, वो लोग जो शहरों की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है वहाँ पर जॉब प्रोस्पेक्टिव्स बेहतर है, नौकरी की, रोजगार की संभावनाएं बेहतर हैं। अब गाँवों से लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ। इससे क्या हो रहा है? दे आर फास्ट डिन्यूडिंग विलेजेस ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। इसके चलते गाँव से जो वर्किंग पॉपुलेशन, स्पेशली जो यूथ है, वो गाँव से चला जा रहा है। वहाँ पे डिन्यूड हो रही है क्या? वर्किंग पॉपुलेशन, राइट। नंबर 4, बाय स्पेंडिंग मोर देन यू अर्न, तुम जितना कमाते हो उससे ज्यादा तुम अर्न करो। जानते हो उससे तुम क्या करो? यू आर डिन्यूडिंग योर सेल्फ ऑफ फ्यूचर हैप्पीनेस। इससे तुम भविष्य की खुशियों से खुद को दूर कर रहे हो, भविष्य की खुशियों से खाली हो रहे हो, वंचित हो रहे हो, राइट। सिनोनिम्स, डाइवेस्ट, डिप्रीव, बेरीव, रॉब, मेक बेयर, पील ऑफ, छिलका उतार देना, अनकवर, जो ढका हुआ वो हटा देना, अनड्रेस, ड्रेस का ऑपोजिट, कपड़े पहने हुए उतार देना, एक्सपोज, सबके सामने ले आना, मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन हटा देना। डिफॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन की वर्ब फॉर्म। एंटोनिम्स, कवर, फिल, नर्चर, नरिश, इन्वेस्ट, डाइवेस्ट का ऑपोजिट, क्लोथ या ऑर्नेट, कपड़े पहनाना, अलंकृत कर देना, भर देना। फिर से आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड गैम्बिट को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो दिस वर्ड इज अ नाउन। गैम्बिट एक नाउन है। इसका मतलब है अ प्लान्ड एक्ट और रिमार्क, एक सोची समझी साजिश या फिर कोई कथन विद द इंटेंशन टू गेन एडवांटेज, स्पेशली एट द आउटसेट ऑफ अ सिचुएशन। खास तौर पे किसी भी सिचुएशन की शुरुआत में ही जब आप कुछ करते हैं या कुछ बोलते हैं, इस इंटेंशन से आपको कोई बेनिफिट मिल जाए, आपको कोई एडवांटेज मिल जाए, तो वो गैम्बिट है। तो गैम्बिट को क्या कहेंगे सरल शब्दों में? एक प्लानिंग, है ना, एक प्लानिंग, एक साजिश, एक चाल, उसे गैम्बिट बोल सकते हैं। समझना बड़ा ही सिंपल है। गैम्बिट को देखिए तो आपको इसमें गेम दिखेगा। गेम प्लान होता है कि योजना, आपकी चाल जो आप चलते हैं, द गैम्बिट इज दैट गेम प्लान, वो एक योजना है। गैम्बिट वर्ड हैज कम फ्रॉम चेस, द गेम ऑफ चेस से आया है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप एक वीकर, एक कमजोर प्यादे को ऑफर करके, कमजोर मोहर को ऑफर कर देते हैं और उसके बदले एक सामने वाले को एक बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। मतलब आपने थोड़ा दिया और ज्यादा ले लिया, तो ये गैम्बिट है। कुछ हल्का सा आपने सरेंडर कर दिया और उसको लगा कि चीजें, मतलब वो समझ नहीं पाया कि आप सरेंडर क्यों कर रहे हैं, और उसी के चलते फिर आपने बड़ी चीज हासिल कर ली। जैसे कि आप समझिए कि ये एक पॉन है, प्यादा है, अब इसने इसको ऐसे चल दिया, अब इसको लगेगा कि चलो इसको मान लेते हैं, तो ये एक छोटी सी चीज इसको मिल गई, व्हाइट वाले को छोटी सी चीज मिल गई, लेकिन क्या हुआ, ये एरिया अनकवर्ड हो गया। अब यहां पे सीधे एक चाल चल के आप अपना एक पासा यहां बैठा दिए, इससे क्या हुआ कि ये सब अनप्रोटेक्टेड हो गया। अब इन 3 बड़े पासों को आप मार सकते हैं। ये गैम्बिट है कि थोड़ा दिया और ज्यादा ले लिया। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत होता है, कुछ हल्का सा ऑफर करके ज्यादा ले लिया। ठीक है, जैसे 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 कभी कभी गैम्बिट हो सकता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के पैर छू ले, तो क्या हुआ कि आपको थोड़ा सा अपने झुकना पड़ा,
थोड़ा सा झुकना पड़ा, पैर छू लिया आपने उस व्यक्ति के जिसे आप मान लीजिए नहीं पसंद करते हैं, और बाद में क्या हुआ, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन करा लिया, एक बड़ी मदद उससे ले ली, तो ये गैम्बिट में आता है। ठीक, गेम प्लान। एग्जाम्पल 1, दिस स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट जस्ट बिफोर द इलेक्शंस इज श्योरली अ गैम्बिट टू इम्प्रेस द फर्स्ट टाइम वोटर्स। चुनाव के ठीक पहले सरकार ने जो स्कीम शुरू की है, ये गैम्बिट है फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपने जाल में फंसाने के लिए। मान लीजिए जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो बेरोजगार युवक है, उसको सरकार ने बोल दिया कि हम हर महीने आपको 5,000 का एक अमाउंट, एक रिलीफ देंगे, और ये इलेक्शन के तुरंत पहले सरकार ने अनाउंस किया। इससे क्या हुआ, जितना भी फर्स्ट टाइम वोटर है सब सरकार को, उसी पार्टी को वोट दे देगा, और उससे क्या होगा, पार्टी की फिर से सरकार बन जाएगी, जिसके बाद वो चाहें तो इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये गैम्बिट है। द रेजिग्नेशन ऑफर्ड बाय द पार्टी चीफ वाज अ टैक्टिकल गैम्बिट। एक चुनाव में या कहीं भी पार्टी चीफ ने जो है अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया, क्यों, वो एक टैक्टिकल गैम्बिट था, वो एक सोची समझी चाल थी संवेदना पाने के लिए कि मैं पार्टी चीफ हूं और मैं अपना रेजिग्नेशन ऑफर करूंगा तो पार्टी वर्कर्स को लगेगा कि पार्टी चीफ रेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है, तो संवेदना बढ़ जाएगी, लोग मुझे और ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगेंगे। ठीक है ना। और गैम्बिट कई बार एक रिमार्क भी हो सकता है, वो एक स्टेटमेंट भी हो सकता है। Whenever he wants others to help him financially, जब उसे दूसरों से फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है तो उसका फेवरेट गैम्बिट है, यू लुकिंग सो स्मार्ट टुडे। अब ये स्टेटमेंट बोल करके, ये लाइन बोल करके आप बहुत अच्छे लग रहे हैं या आप बहुत नेक दिल आदमी, इससे क्या होगा, कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा, सामने वाले व्यक्ति का आप दिल जीत लेंगे, फिर धीमे धीमे आप अपनी तकलीफ, अपनी बात शेयर करेंगे और उसके चलते थोड़ी बहुत मदद ले लेंगे। तो ये गैम्बिट है। अक्सर जो डोनेशन सीकर्स होते हैं वो इसी तरीके से सामने आपके आ करके पहले आपकी हल्की सी तारीफ करेंगे, फिर वो धीमे से अपना प्रोजेक्ट बताएंगे और आपसे फिर डोनेशन लेके चले जाएंगे। तो ये गैम्बिट के तहत आता है। सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं प्लॉय, स्ट्रैटेजी, शिकैनरी, प्लान, स्ट्रैटेजिज्म, मैकिनेशन, टैक्टिक या फिर मैनूवर। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड टॉर्पिड इज एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग है इफ यू आर टॉर्पिड यू आर मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव। अगर आप टॉर्पिड है तो शरीर से या दिमाग से इनएक्टिव हैं, निष्क्रिय हैं, आइदर बिकॉज यू आर हैबिचुअली लेजी और फीलिंग स्लीपी, या तो इसलिए क्योंकि आप स्वभाव से बहुत ही आलसी या काहिल हैं, या फिर आप थके हुए हैं और आपको नींद जैसी लग रही है। तो टॉर्पिड का मतलब क्या है, निष्क्रिय, ये इसका मीनिंग हो गया, निष्क्रिय होना, हाँ, थोड़ा सा आलसी होना, सुस्त होना, ये इसका मीनिंग है। इनएक्टिव होना, लेजी होना, स्लो होना, ये टॉर्पिड का मीनिंग है। इस इमेज को देखिए, ये देखिए कैसे सो रहा है, लग रहा है कि ये कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। तो ये टॉर्पिड स्टेट है कि आपको नींद आ रही है, आप आराम करना चाहते हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो ये टॉर्पिड। और अगर आपका नेचर ही है तो आप उस नेचर से टॉर्पिड हैं। समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए, ये कछुआ है। कछुए को अंग्रेजी में टॉर्टोइज कहते हैं। टॉर्टोइज के शुरुआत के अल्फाबेट्स में TOR आता है कि नहीं आता है। तो जिस प्रकार से टॉर्टोइज नेचर से भी ये सुस्त होता है क्योंकि बहुत धीमे चलता है, अक्सर तो ये रुक ही जाता है, जैसे कोई आहट देखता है तो ये अपना मुंह अंदर कर लेता है, चलता ही नहीं है फिर, और चलता भी है तो धीमे धीमे चलता है, जमीन पे धीमे धीमे चलता है। तो कछुआ जो है स्वभाव से बड़ा ही सुस्त होता है। टॉर्टोइज नेचर से बहुत ही लेजी, इनएक्टिव, स्लो होता है। तो जिस प्रकार टॉर्टोइज लेजी है, इनएक्टिव है, स्लो है, ठीक उसी प्रकार टॉर्पिड पर्सन कैसा है, लेजी है, इनएक्टिव है, सुस्त है। राइट, मुझे लगता है ये ट्रिक आपके काम आएगी। द कार ओनर फेल्ट टॉर्पिड टू पार्क इट समवेयर एल्स डिस्पाइट बीइंग कंटिन्यूअसली इंसिस्टेड बाय द पुलिसमैन। पुलिस वाला बार बार कार ओनर को कह रहा था कि सर आप अपनी कार कहीं और पार्क करिए, लेकिन उसका मन नहीं था, वो चाह रहा था कि वहीं वो पार्क कर दे, तो उसका बिल्कुल ही मन नहीं था कहीं और कार को पार्क करने का। वो टॉर्पिड लग रहा था, बिल्कुल अनिच्छुक लग रहा था। Number 2, after a long walk, I felt a little torpid and took some rest before leaving for office. मैं सुबह उठा, लंबी दूरी तक टहलने गया, जब टहल के लौटा तो मैं कुछ थक गया तो मेरा मन किया मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, मेरा कुछ और करने का मन नहीं कर रहा था, तो I felt a little torpid and took some rest before leaving for office.
नंबर 3, इफ यू ओवर ईट, अगर आप बहुत खाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, यू मे बिकम बल्की, फिर पॉसिबिलिटी है कि आपका शरीर जो है ज़्यादा भारी हो जाए, कुछ फैट्स आप पुट ऑन कर लें, है ना, फैट्स आ जाए आपकी बॉडी में, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएं। इससे क्या होगा, जब आप बहुत मोटे हो जाएंगे तो फिर आपके मूवमेंट्स जो है टॉर्पेड हो जाएंगे, फिर आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, दौड़ेंगे थोड़ी ना, एक जगह बैठे रहेंगे, आप टॉर्पेड हो जाएंगे। तो टॉर्पेड का मतलब क्या है, सुस्त होना, इनएक्टिव होना, आलसी टाइप का होना। Synonyms: languid, lethargic, dormant, inactive, indolent, sluggish, apathetic, innervated, inert, hibernated, slothful। ये सब, इन सब का मतलब है थका हुआ, आलसी, निष्क्रिय, यही सब मीनिंग है। Antonyms: active, moving, agile, nimble, fresh, energetic, lively, passionate, prompt, quick। ये सब ऑपोजिट है, इन सब का मतलब है सक्रिय, बिल्कुल भी आप स्लो नहीं हैं कहीं से। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड impoverished को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, हाँ, लेकिन इसे वर्ब और नाउन बना के भी यूज किया जा सकता है। आप अगर इसे वर्ब बनाना चाहें तो फिर इस ed को हटा दें, फिर ये impoverish हो जाएगा, और इसका नाउन वर्जन जो है वो इसी impoverish के बाद MENT लगा देंगे, यानी कि impoverishment हो जाएगा इसका नाउन वर्जन। तो इसको 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, एज एडजेक्टिव impoverished, एज वर्ब impoverish, एंड एज अ नाउन impoverishment। इसका मीनिंग क्या है, डिप्रीव्ड ऑफ वेल्थ और रिड्यूस्ड टू पॉवर्टी। जब आपके पास धन संपदा, रुपया, पैसा बिल्कुल भी नहीं हो, आपके पास कोई भी साधन ना हो, आप पूरी तरीके से कंगाल या गरीब हो, तो फिर वो स्टेट है impoverishment की। उस स्टेट में अगर आप हैं देन यू आर impoverished। बहुत ही इजीली इस वर्ड को समझा जा सकता है, ध्यान से देखिए, इसके बीच में आपको POVER दिख रहा है, आप इसे डायरेक्टली रिलेट कर लीजिए पावर्टी से। ऑल ऑफ यू नो कि पावर्टी का मीनिंग है गरीबी, तो जब पावर्टी का इतना हिस्सा यहाँ मिल जाएगा POVER, तो आप बहुत ही इजीली impoverished को गरीब से रिलेट कर सकते हैं। सो इफ somebody इज impoverished, तो वो गरीब है, उसके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1, मोर एंड मोर पीपल आर टर्निंग impoverished। ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं गरीब होते जा रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ इल कंसीव्ड पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन। जिसे आप गवर्नमेंट कहते हैं, उसे दूसरे शब्दों में रूलिंग डिस्पेंसेशन भी कहा जा सकता है। इल कंसीव्ड पॉलिसीज का मतलब है वो पॉलिसी जिनमें दूरदर्शिता की कमी है, जिनमें सस्टेनेंस की कमी है, जो बहुत सोच विचार करके पॉलिसीज को नहीं ड्राफ्ट किया गया, तो वो इल कंसीव्ड पॉलिसीज हो गई। कहा जा रहा है कि रूलिंग डिस्पेंसेशन यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज बहुत ही अप्रभावी हैं, बेकार सी हैं, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग गरीब होते जा रहे हैं। मोर एंड मोर पीपल आर टर्निंग impoverished। एग्जाम्पल नंबर 2, माई फैमिली वॉज impoverished ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड। कोई अपने बचपन के दिनों को याद करता और कहता है कि बचपन के अधिकांश समय में हमारा परिवार गरीब ही था। बाद में स्टेट बदला होगा, लेकिन अधिकांश बचपन उसका गरीबी में ही गुजरा। नंबर 3, थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है, पढ़िए। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत से ज्यादा यूज करने की वजह से क्या हो रहा है, द फास्ट impoverishing। ध्यान से देखिए, तो ये वर्ब को के तरीके से यूज किया गया है इस बार, और ये वर्ब की ing फॉर्म है। द सॉयल ऑफ दिस एरिया, इसका मीनिंग है कि ये जो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं प्रोडक्शन को क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इससे बहुत तेज़ी से इस एरिया की जो ज़मीन है, जो सॉयल है, वो मतलब न्यूट्रिएंट्स के बिना होती जा रही है। तो यहाँ पर कोई गरीब नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो चीज़ें आपसे छीन ली जा रही हैं। एग्जैक्टली पैसे से आप गरीब नहीं हो रहे, लेकिन आप उसके बिना हो रहे हैं। जैसे कि अगर प्लांट्स बहुत ज़्यादा कट कर दिए जाए तो फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या फिर प्योर एयर जो है वो कम हो सकती, तो वो भी एम्पावरिश कर देने जैसा ही कहा जा सकता है। राइट आपको अगर सोर्सेज, इंफॉर्मेशन के जो आपके सोर्सेज हैं, एजुकेशन के जो सोर्सेज हैं, अगर वो आपके छीन लिए जाए तो उससे क्या होगा, जो आपने नॉलेज गेन किया था
वो वहीं रुक जाएगा और धीमे धीमे वो आपसे दूर होता जाएगा। तो इन अ वे आप नॉलेज से एम्पावरिश्ड हो जाएंगे, या आपको एम्पावरिश कर दिया जाएगा नॉलेज से। सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पेन्यूरियस पुअर सिंपल वर्ड है, डेस्टिट्यूट, पॉपर डाउन ट्रोडन, डेक्रिपिट, इंडिजेंट, पॉवर्टी स्ट्रिकन, पेनिलेस, इम्पिक्यूनियस। अब गौर से देखिए तो कितने सारे ऐसे सिनोनिम्स हैं जो आपको शायद ना आते हों। मेरे हिसाब से ये सारे वर्ड्स जो मैंने अभी भी मार्क किए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता कि इन सब का मतलब गरीब या कंगाल है। देन कमिंग टू एंटोनिम्स, रिच, एफ्लुएंट, प्रॉस्परस, वेल्दी, सॉल्वेंट। आपने पढ़ा होगा इनसॉल्वेंट, जो कंगाल होता है, जो पैसे नहीं चुका सकता, वो इनसॉल्वेंट है। तो जो सॉल्वेंट है वो पैसे चुका सकता है। इनरिच्ड, वेल ऑफ, वेल टू डू, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। परमिएट, आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड परमिएट को डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दिस वर्ड इज अ वर्ब, इसकी आगे की फॉर्म सिंपल है, ईडी आपको ऐड कर देना। परमिएट का मतलब होता है रिसना, चूना, टपकना। समझ रहे हैं? जैसे कि पानी कहीं पे जगह हो तो वहां से पास हो और रिस रहा हो, धीमे धीमे चीजें जो है वो लीक कर रही हो, तो वो है परमिएट का मीनिंग। रिसना, टपकना, चूना और सब जगह फैल जाना। जब चीजें रिसती हैं तो वो फिर सब जगह फैल भी जाती हैं, तो संतृप्त भी कर देना सब जगह। परमिएट का क्या मीनिंग हुआ? कोई लिक्विड है, स्पेशली पानी को ही ले लीजिए, तो वो कहीं से टपक रहा है, रिस रहा है और फिर वो सब जगह फैल रहा है, तो वो परमिएट कर रहा है। स्मेल के लिए भी ऐसा होता है, जैसे आप सुबह सुबह जब पूजा करते हैं तो धूप बत्ती आपने लगाई, तो उसकी जो जो गंध है, जो उसकी खुशबू है, स्मेल है, वो फ्रैग्रेंस सब जगह फैल जाती है, तो वो परमिएट करना कहा जाता है। सब जगह फैल जाना, हर चीज को अपनी आगोश में लेना, सब जगह भर जाना, संतृप्त कर देना, सैचुरेट कर देना, ये परमिएट का मीनिंग हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसे समझोगे कैसे? ध्यान से देखिए, परमिएट को थोड़ा सा आप ना परमिट से रिलेट कर सकते हैं, हाँ, या परमिशन से रिलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ऑटो रिक्शास का परमिट बनता है। परमिट बनने का मतलब है कि वो सब जगह चल सकते हैं, तो परमिट मिल गया यानी कि परमिशन मिल गई तो आप सब जगह जा सकते हैं। तो परमिएट का क्या मीनिंग है? जो चीजें सब जगह फैल जाएं, सब जगह अवेलेबल हो जाए, सब जगह भर जाएं, सब में उनका हिस्सा हो जाए। जैसे कि मैंने फ्रैग्रेंस का एग्जाम्पल दिया, राइट। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आप मीनिंग को भी पढ़ लीजिए। टू पास, स्प्रेड और डिफ्यूज थ्रू समथिंग एंड बी प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ इट, जैसा कि मैंने बताया, स्पेशली फॉर अ लिक्विड और गैस। एग्जाम्पल 2 देखिए, वाटर इजीली परमिएट्स थ्रू सैंड, मतलब जो रेत होती है, आप देखते हैं कि रेत गीली होती है। अब क्या होता है, जैसे कहीं पर सूखा है और फिर पानी आना शुरू हुआ, तो वो पानी धीमे धीमे आगे बढ़ जाएगा ना, तो वो परमिएट कर जाएगा, फिर सारी जमीन, सारी रेत जो है वो गीली हो जाएगी, सब जगह पानी ही पानी हो जाएगा। अब नंबर 3 देखिए, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स यानी कि जो जहरीले कण हैं, परमिएटिंग इन एयर। ये क्या हो रहा है ना, जो जो हवा जहरीली हो रही, कैसे हो रही है? जो जहरीले कण हैं वो हवा में घुल रहे हैं, हवा में फैल रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है? एंड मेकिंग इट हजार्डस फॉर हेल्थ। इससे हवा भी जो है हमारी सेहत के लिए खराब हो रही है। ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये एग्जैक्ट नेचर परमिएट का नहीं है, इसमें चीजें वर्चुअली हैं। कैसे? द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज परमिएटेड ऑल अराउंड अस। आजकल हमारे आसपास सब टेक्नोलॉजी ही तो दिखती है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, तो परमिएट कर रही है टेक्नोलॉजी सब जगह। हर चीज में टेक्नोलॉजी घुस गई है, हर चीज में टेक्नोलॉजी भर गई है, टेक्नोलॉजी हर जगह फैल रही है। सो टेक्नोलॉजी हैज परमिएटेड इटसेल्फ ऑल राउंड, राइट। सिमिलर वर्ड्स हो सकते परवेड, पेनिट्रेट, स्प्रेड, सोक, सैचुरेट। ये सोक, सैचुरेट भर जाने के लिए, वह इम्ब्यू, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हो जाते हैं। वर्ड रेट्रोग्रेड, आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड रेट्रोग्रेड को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, आप देख सकते हैं। रेट्रोग्रेड एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है मूविंग बैकवर्ड, पीछे की तरफ लौटना, रिटायरिंग और रिट्रीटिंग, पीछे लौटना, रिटर्निंग टू द ओल्डर एंड वर्स स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब
गिरावट की तरफ जाना, पीछे कदम वापस खींचना, हाँ, पीछे के स्टेट में जाना। वो जो पीछे की स्टेट थी वो बदहाली की स्टेट है, वहां पर आप गरीब थे, वहां पर आप कमजोर थे। एक होता है ना कि आप लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, और एक होता है कि आप लाइफ में डिक्लाइन कर रहे हैं। तो जब आप पीछे लौट रहे हैं, यानी कि आप प्रोग्रेस ना करके डाउनफॉल के स्टेट में है, ये रेट्रोग्रेड है। क्या है सर? रेट्रोग्रेड है। समझने के लिए आप इन इमेजेस को भी देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेट्रो का मतलब होता है पहले का, पुराना, पीछे का। रेट्रो म्यूजिक आपने सुना होगा, 60s 70s 80s के म्यूजिक को रेट्रो म्यूजिक कहते हैं। ये इमेज देखिए, ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इससे लोग गाने सुना करते थे पहले, तो इसमें पुराने गाने बजते हैं, ये रेट्रो म्यूजिक है। ये देखिए एक मोहतरमा जिस प्रकार के कपड़ों में है, ये रेट्रो गेटअप है। आज के समय में लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते, इस तरीके से स्कार्फ को बांधना, ये रेट्रो फैशन में आता है। समझ रहे हैं? और इसको देखिए, ये एस्ट्रोनॉमी से लिया हुआ एक इमेज है। ये कुछ प्लैनेट्स जो हैं जैसे कि वीनस, मरकरी, इनके रेट्रोग्रेड मूवमेंट्स भी होते हैं। समझने के लिए इस इमेज को देखिएगा। अभी अभी जब से जैसे ये इमेज, हाँ ये देखिए, ये जैसे ही देखिए जाने के बाद ये देखिए घूम गया, ये देखिए आगे जा रहा, और फिर ये देखिए ये देखिए ये पीछे लौटना हो गया। यहाँ देखिए ये आगे जा रहे हैं और ये देखिए पीछे लौटना हुआ। तो ये रेट्रोग्रेड मूवमेंट है, आप समझ रहे हैं ना? ये रेट्रोग्रेड मूवमेंट है कि आप आगे जा रहे थे और पीछे लौट गए। ये आगे जा रहे हैं और ये देखिए पीछे लौट गए। तो रेट्रोग्रेड मतलब पीछे लौटना, यानी कि पतन की तरफ में आना, हाँ, पुरानी और बदहाली वाली स्थिति में आना। एग्जाम्पल देखिए, द चेंजेस इन इंडियन पीनल कोड आर बीइंग सीन एज रेट्रोग्रेड स्टेप्स बाय मेनी। बहुत से लोगों को लगता है ये जो इंडियन पीनल कोड में कुछ चेंजेस किए गए हैं, ये अच्छे चेंजेस नहीं है, इससे सोसाइटी इवॉल्व नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी, उल्टा पीछे की तरफ लौटेगी। एग्जाम्पल 2, क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री वाज अ रेट्रोग्रेड स्टेप। फैक्ट्री को क्लोज करना एक पीछे की तरफ लौटने वाला स्टेप था, ये कोई अच्छा स्टेप नहीं था। सिनोनिम्स, बैकवर्ड, रिट्रीट, रिग्रेसिव या फिर डिक्लाइनिंग। एंटोनिम्स, फॉरवर्ड, एडवांस या फिर पॉजिटिव, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड मंडेन को डिटेल में स्टडी करते हैं। आप देख सकते हैं दैट दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, मीनिंग है ऑर्डिनरी और लेस इंटरेस्टिंग इन नेचर। मतलब कोई भी टास्क जो आपको ऑर्डिनरी लगता है, सिंपल लगता है, लेस या फिर बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, कॉमन सा, रोजमर्रा का लगता है, उसको आप मंडेन बोलते हैं। तो मंडेन टास्क or mundane activities are those which you find quite ordinary, quite normal, quite boring, quite less interesting to do. वो आपको साधारण सी, रोजमर्रा की लगती हैं। मंडेन को आप हिंदी में रोजमर्रा से संबंधित और कई बार दुनियादारी से संबंधित या हाँ सांसारिक भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे हम आप रोज सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए निकलते हैं, दिन भर वहां रहते हैं, फिर शाम को घर आ जाते हैं। ये सब मंडेन लाइफ है हमारी, ये मंडेन एक्टिविटीज हैं, इनमें हम कभी कोई कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं डेवलप करते, ये रोजमर्रा से संबंधित है। लेकिन अगर आप ऑफिस से लौटते ही समय या जाते समय ट्रैफिक सिग्नल पे किसी अंधे व्यक्ति या बूढ़े व्यक्ति को रोड पार करा दें, तो वो काम आपके लिए नॉर्मल नहीं है, रोजमर्रा से संबंधित नहीं है, या आपको वो काम बिल्कुल सिंपल नहीं लगेगा, आपको वो लगेगा कि मैंने कुछ बहुत नेक काम किया, आई हैव डन समथिंग वेरी स्पेशल। तो ये चीज मंडेन नहीं है, राइट? अब मंडेन ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है गवर्नमेंट जॉब में है और 60-65 साल तक वो रोज उसका एक फिक्स रूटीन है कि ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, राइट? तो उसने 60 बरस तक की उम्र तक सब कुछ मंडेन जैसा ही अपनी लाइफ में किया, कुछ खास नहीं। लेकिन वो 60 साल के बाद जब रिटायर हो रहा है तो सारी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दे रहा है और कह रहा है कि अब मैं इस दुनियादारी से मुक्त होना चाहता हूं, अब मैं राम का भजन करना चाहता हूं। वो उसको मंडेन नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें उसको एक इनर पीस मिल रही है, मन की खुशी मिल रही है, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर रहा है।
तो जो कुछ भी सिंपल है, कॉमन है, बोरिंग है, दुनियादारी से संबंधित है, आप उसको क्या कह सकते हैं? आप उसे मंडेन बोल सकते हैं। हम आप जब अपनी मंडेन लाइफ स्टाइल से या मंडेन शेड्यूल से बहुत बिजी बोर हो जाते हैं, तो कई बार घूमने निकल जाते हैं हिल स्टेशंस पे, कोस्टल एरियाज में, नेचर के पास पहुंच जाते हैं ताकि हम अपने आप को रिचार्ज कर सकें, है ना, रिफ्रेश होने के लिए। तो ये मंडेन है। मंडेन को शुद्ध हिंदी में सांसारिक कहते हैं, दुनियादारी से संबंधित। और कहा जाता है कि इस दुनिया में आने के बाद आप जो कुछ भी करते हैं वो सब साधारण सी बात है, सांसारिक है, सब मोह माया है, उसमें कहीं से कुछ भी रियल या कुछ भी आध्यात्म से संबंधित या स्पेशल नहीं है, उसमें कुछ भी अनकॉमन या एटिपिकल या अनयूजुअल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी या स्पेशल जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक, समझने का तरीका है, आप इस वर्ड को छोटा करिए और इतना रखिए, ई हटा दीजिए, फिर ये वर्ड बन जाता है। और आप इसको बोलिए मुंडन। क्या बोलिए? मुंडन। हिंदू धर्म में एक समय के बाद बच्चे का मुंडन कराया जाता है, तो उसके सिर के बाल हटा दिए जाते हैं, और जब सिर के बाल हटा दिए जाते हैं तो वो गंजा हो जाता है, उसकी खोपड़ी गोल गोल दिखती है। ध्यान से समझिएगा, उसकी जो खोपड़ी यानी टकला गोल गोल दिखता है, ऐसी ही दुनिया भी है, दुनिया भी गोल है। जिस प्रकार मुंडन के बाद एक बच्चे का जो सिर है वो गोल गोल नजर आने लगता है, वैसे ही दुनिया भी क्या है? गोल गोल है। और दुनिया के भीतर जो कुछ भी है वही क्या है? सांसारिक है या दुनियादारी से संबंधित है, और उसमें कुछ भी खास नहीं है। रिलेटिंग टू वर्ल्डली अफेयर्स ऑन द अर्थ एंड नॉट स्पिरिचुअल। आई होप आपको ये ट्रिक जरूर समझ में आई होगी। एग्जाम्पल 1, एट द एज ऑफ 60 इट इज द राइट टाइम फॉर मी टू लीव माई मंडेन लाइफ एंड मूव क्लोजर टू नेचर फॉर इनर पीस। 60 साल की उम्र में ये बिल्कुल सही समय है कि मैं अपनी इस मंडेन लाइफ को अलविदा कहूं और नेचर के पास जाऊं मन की शांति के लिए। नंबर 2, आई स्पेंड द एंटायर संडे डूइंग मंडेन एक्टिविटीज। पूरा संडे मैंने मंडेन एक्टिविटीज किया। क्या? कपड़े धुलना हो गया, प्रेस करना हो गया, या सब्जी लेने जाना हो गया, ये सब मंडेन एक्टिविटीज हो गई। Number 3, I found the nature of my last job quite mundane, so I left it. मुझे अपनी पुरानी नौकरी का जो नेचर था काफी मंडेन लग रहा था, वही डेटा एंट्री, मतलब कुछ खास नहीं, वही बोरिंग सी जॉब, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। Number 4, to me cooking is a very creative work to do. I never consider it mundane. मेरे लिए कुकिंग एक बहुत ही क्रिएटिव काम है। अब समझिए, वैसे तो कुकिंग रोजमर्रा का काम है, किसी महिला के लिए घर की साफ सफाई और खाना बनाना, उसमें कौन सा उसको सुख है या कौन सा उसमें उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है? नहीं आता। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि मेरे लिए कुकिंग कोई मंडेन एक्टिविटी नहीं है। आई फाइंड इट वेरी क्रिएटिव। मुझे ये काम बहुत बढ़िया लगता है, मैं इसे कभी मंडेन कंसीडर नहीं करता। अब आप समझिए, एक बंदा प्राइमरी स्कूल का टीचर है और वो वहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4 ABCD छोटा बड़ा सिखा रहा है, वो भी सिखाते सिखाते उसको 4-5 साल हो गए, वो भी इस काम से बोर हो रहा है, और बच्चे भी वही रोज छोटा बड़ा उन्हें सीखना, वो भी बोर हो रहे हैं। तो ये मंडेन टास्क हो गया। अच्छा, अब एक दूसरा टीचर है, वो भी इसी काम को कर रहा है, काम मंडेन ही है, लेकिन वो उसे बहुत इंटरेस्टिंग वे में कर रहा है। तो कभी कभी आप मंडेन एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट डेवलप कर ही लेते हैं, राइट। सिनोनिम्स, वर्ल्डली, अर्थली, जैसा कि मैंने बताया ना, दुनियादारी से संबंधित, इसीलिए फर्स्ट 2 वर्ड्स जो सिनोनिम के हैं वो वर्ल्डली और अर्थली हैं। और दुनियादारी से संबंधित जो कुछ भी है वो सर्वसाधारण है और बोरिंग सा है, यानी बोरिंग, डल, मोनोटोनस, मैनुअल, बैनल, अनइंटरेस्टिंग, कॉमन, टिपिकल, ये सब। एंटोनिम्स, स्पिरिचुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्पेशल, नोबल, एटिपिकल, अनकॉमन एंड अनयूजुअल। वर्ड विशिएट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड विशिएट को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज अ वर्ब। विशिएट एक वर्ब है, इसका नाउन वर्जन है विशिएशन, VITIATION, ये नाउन वर्जन है फॉर द वर्ड विशिएट। विशिएट का मीनिंग है खराब कर देना, गंदा कर देना, मैला कर देना, स्पॉयल करना, दूषित करना, करप्ट करना, एक तरीके से डिफॉर्म करना, डिबेस करना। मीनिंग पढ़िए, टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, किसी चीज के असर को कम कर देना, उसकी वैल्यू को गिरा देना, उसमें दीमक लगा देना, है ना, उसको
दूषित कर देना, एक तरीके से उसको सब स्टैंडर्ड बना देना, उसकी क्वालिटी को खराब कर देना। टू इम्पेयर द क्वालिटी और इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, ये है विशिएट का मीनिंग। टू डिबेस और डिस्ट्रॉय समथिंग, खराब कर देना, स्पॉइल कर देना, बिगाड़ देना, राइट, ये विशिएट है। समझना का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप जब विशिएट बोल रहे हैं ना, विशिएट, तो उसी में एक शब्द विश आ रहा है। जब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो यू आर सेइंग विशिएट, विशिएट में विश आ रहा। अब विश अगर घोल दिया जाएगा तो चीजें जहरीली हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, है ना, वो गुणवत्ता वाली नहीं बचेंगी, मतलब वो बेकार हो जाएंगी, वो इम्प्योर हो जाएंगी, वो एक तरीके से मिलावटी हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी, गंदी हो जाएंगी। जैसे रिलेशनशिप में विष घोल दिया जाता है, तो विष घोल देने का मतलब ये खराब कर देना, स्पॉयल कर देना, डैमेज कर देना, बिगाड़ देना। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है, When they started their married life, जब उन्होंने अपना शादीशुदा जीवन शुरू किया, उन दोनों ने, all was good between them, उन दोनों के बीच सब कुछ बढ़िया था, but the relationship got vitiated, पर एक समय के बाद उनकी रिलेशनशिप बिगड़ गई, खराब हो गई, उसमें विष घुल गया। कब? आफ्टर द मैन डेवलप्ड एडिक्शन टू एल्कोहल, जब पुरुष ने शराब पीनी शुरू कर दी, शराब का लती हो गया, तो जो उनका सुखमयी शादीशुदा जीवन था उसमें जहर घुल गया, सब बेकार हो गया, खराब हो गया, विष घुल गया। नंबर 2, द लीडर हिमसेल्फ विशिएटेड हिज क्रेडिबिलिटी अमंग सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, उस लीडर ने खुद ही स्टेट के जो सिटीजन्स हैं, राज्य के जो नागरिक हैं, उनके बीच में अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने भरोसे, अपनी विश्वसनीयता को विशिएट किया है, कम किया है, खराब किया है। क्यों? कैसे? बाई टेलिंग लाइज आफ्टर लाइज, एक के बाद एक झूठ बोल करके उस लीडर ने खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी को गंदा किया है, कमजोर किया है, खराब किया है, अपनी क्रेडिबिलिटी को स्पॉइल किया है। नंबर 3, डू नॉट एक्सपोज दिस मेडिसिन टू सनलाइट, ये जो मेडिसिन है इसे सूरज की रोशनी में ना रखें। क्यों? इससे जो इसका इफेक्ट है वो कम हो सकता है, खराब हो सकता है, ये दवाई खराब हो सकती, इट्स इफेक्ट्स में गेट विशिएटेड। नंबर 4, द एयर पोल्यूशन विशिएट्स द क्वालिटी ऑफ एयर, ये जो एयर पोल्यूशन है इससे क्वालिटी ऑफ एयर खराब होती है, बिगड़ती है, दूषित हो जाती है। Synonyms: spoil, debase, corrupt, mar, invalidate, contaminate, pollute, damage, devalue, value को कम कर देना, impair कर देना, लंगड़ा बना देना, injure कर देना, खराब कर देना। Antonyms: improve, filter, validate, support, refine, purify, clean, honor, ये सब इसके antonyms हो जाएंगे। The word despaired, आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड डेस्पेयर्ड को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, डेस्पेयर्ड एक एडजेक्टिव है, पर अगर आप इसका ईडी रिमूव कर दें तब जो बचेगा डेस्पेयर, वो नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। यानी कि आप इस वर्ड को 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। डेस्पेयर्ड एक एडजेक्टिव, एंड डेस्पेयर समटाइम्स एज अ नाउन एंड समटाइम्स एज अ वर्ब। डेस्पेयर्ड होने का मतलब है to have the feeling that everything has gone wrong and nothing will improve wrong। अगर आप despaired हैं तो आपको लगता है कि सब गड़बड़ हो चुका है और अब कुछ भी सुधरने वाला नहीं है, यानी कि आप पूरी तरीके से टूट चुके हैं, आप निराश हैं, हताश हैं, आपने उम्मीदें छोड़ दी हैं। If you are despaired, you have lost all the hope and confidence। आपने सारी उम्मीद, सारा भरोसा खत्म हो गया, टूट चुका है, अब आपको लगता कुछ सुधरेगा नहीं, राइट। तो डेस्पेयर्ड का मीनिंग है होपलेस हो जाना। सीखेंगे कैसे? ये देखिए, पेयर, पेयर का मतलब है जोड़ा। अब अगर पार्टनर्स हैं और वो दोनों साथ साथ हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, सारी चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। अब एक पार्टनर नहीं है, ध्यान से देखिए ना, डेस्पेयर, ध्यान से देखिए, वैसे तो ऑपोजिट करने के लिए DIS लगता है, लेकिन हम इसी से काम चला लेंगे। तो अगर पार्टनर्स दोनों साथ में हैं तो चीजें लाइफ में ब्राइट हैं, अच्छी हैं, होपफुल है, सब कुछ, लोग चीयरफुल है, उम्मीदें हैं। और अगर पार्टनर एक नहीं है, फिर जो एक अकेला पार्टनर है वो बिल्कुल भी उसको उम्मीदें नहीं है, वो पूरी तरीके से निराशा में या हताशा में डूबा हुआ है। तो डेस्पेयर्ड होने का क्या मतलब है? हताशा या
निराशा में डूबा हुआ होना। एग्जाम्पल्स, ही टर्न्ड सो डेस्पेयर्ड आफ्टर हिज बिजनेस कोलैप्स्ड। जब उसका बिजनेस कोलैप्स कर गया तो वो बहुत ज्यादा निराशा में डूब गया, उसे लगा अब उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। नंबर 2, he wished to earn livelihood through writing। उसे ये लगता था, उसने ये सोचा था कि वो लिख लिख करके एक राइटर बन करके अब वो अपनी जीविका कमा लेगा, पेट पाल लेगा, बट वॉज डेस्पेयर्ड ऑफ डूइंग सो। लेकिन एट द सेम टाइम उसको ये निराशा भी थी कि कौन मुझसे लिखवाएगा, राइटर्स को कितना चांस मिलता ही है। तो इस बात से वो काफी निराश भी था कि वो ऐसा कर भी पाएगा क्या। डिफीट आफ्टर डिफीट इन द इलेक्शंस, एक के बाद एक चुनाव के हार जाने पर व्हाट हैपेंड, इट मेड द पार्टी लीडरशिप डेस्पेयर्ड ऑफ एनी फ्यूचर गेन। एक के बाद एक सारे इलेक्शंस में जब पार्टी हारने लगी तो पार्टी लीडरशिप को लगा कि शायद अब उसके लिए सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी है, भविष्य में भी उसको कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला है। वो पूरी तरीके से डेस्पेयर्ड हो चुकी थी पार्टी लीडरशिप। सिनोनिम्स, होपलेस, डिसहार्टेंड, despondent, pessimistic, distressed, anguished, gloomy या melancholic। Antonyms, hopeful, optimistic, positive, confident, cheerful। तो despaired का क्या मीनिंग है? निराशा से भरा हुआ होना, पूरी तरीके से होप को, कॉन्फिडेंस को लूज कर देना। डिवाउट, आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड डिवाउट को डिटेल में स्टडी करते हैं। This word is an adjective। इसका मीनिंग है a devout person has deep religious beliefs। Someone devoted to a religion or any other belief, cause or way of life। Devout होने का मतलब है कि आप धर्म के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हैं। एक तरीके से आप डिवाउट पर्सन को धार्मिक कह सकते हैं, जो पूजा पाठ में, ईश्वर में बहुत यकीन रखता है और बहुत भजता है, आप उसे डिवाउट कह सकते हैं। मीराबाई को आप डिवाउट बोल सकते हैं, तुलसीदास जी को आप डिवाउट कह सकते हैं। जो भी लोग ईश्वर में, और सिर्फ ईश्वर में ही नहीं सर, दूसरी व्यवस्थाओं में भी कॉज और वे ऑफ लाइफ में बहुत डीपली कनेक्टेड है, बहुत डीपली डिवोटेड हैं किसी व्यवस्था को लेकर, तो आप वहां पे डिवाउट हो सकते हैं। समझने के लिए आप इस डिवाउट वर्ड को डिवोटेड से रिलेट कर लीजिए, डिवोटेड से, डिवोशन से रिलेट कर लीजिए। आप सब जानते हैं कि डिवोशन का मतलब पूजा पाठ है, भक्ति है। तो डिवोटेड होने का मतलब है समर्पित होना, भक्तिमय होना। तो डिवोटेड बहुत हद तक डिवाउट के जैसा दिखता है, या डिवाउट बहुत हद तक डिवोटेड के जैसा दिखता है। इफ यू आर डिवाउट यू आर डिवोटेड, या इफ यू आर डिवोटेड यू आर डिवाउट। तो डिवोटेड मतलब समर्पित या भक्तिमय, सिमिलरली डिवाउट का मतलब भी समर्पित या फिर भक्तिमय है। शी वॉज ए डिवाउट क्रिश्चियन, आई एम ए डिवाउट हिंदू। ठीक, यहाँ पे आप सीधे तौर पे रिलीजन को लेकर के डिवाउट होने की बात कर रहे हैं, बट इधर देखिए, गांधी वॉज ए डिवाउट प्रीचर ऑफ नॉन वॉयलेंस। नॉन वॉयलेंस ये कोई रिलीजन तो है नहीं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जीवन को जीने का एक तरीका है। तो जरूरी नहीं कि वो भक्ति धर्म की हो, वो किसी भी व्यवस्था की हो सकती है। बुद्धा वॉज अ डिवाउट सपोर्टर ऑफ मैनकाइंड, ये भी तो क्या है सर, ये कॉज है, वे ऑफ लाइफ का हिस्सा है। अ डिवाउट नक्सलिस्ट, ये तो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, क्योंकि नक्सलिज्म कहा जाता है, कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं। तो किसी भी व्यवस्था, किसी भी बिलीफ, वे ऑफ लाइफ में अगर आप बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं और आपको बहुत भरोसा है उस सिस्टम पर, तो आप वहां पे डिवाउट कहे जाओगे। डिवाउट होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप धर्म में या किसी भी चीज में यकीन रखते हैं या उसके आप सिर्फ समर्थक मात्र हैं, आप उसके वोकल सपोर्टर होंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे कह सकता हूँ कि मैं राम का भक्त हूँ, आप भी राम के भक्त हैं, लेकिन आप जो है अपनी बाइक में झंडा भी लगा के रखते हैं, जय श्री राम भी लिखवाए हुए हैं, और जय श्री राम दिन में 20 बार बोलते भी हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो यू आर अ डिवाउट वर्शिपर ऑफ राम। मैं सिर्फ राम को मानता हूं, लेकिन मुझे डिवाउट की श्रेणी हो सकता है ना दी जाए, क्योंकि मैं वोकल नहीं हूं उसको लेकर। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो डिवाउट में
एक तरीके से समर्पित भी होंगे, समर्पित के साथ साथ आप उसको लेके बहुत ज्यादा वोकल भी होंगे, एंथुजियास्टिक भी बहुत ज्यादा होंगे, लॉयल तो होंगे ही होंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देख लीजिए। रिलीजियस, प्रेयरफुल, रिवेरेंट, डिवोटेड, अर्नेस्ट, गॉड फियरिंग, यहां तक एक जैसे वर्ड हो गए। अब देखिए, एंथुजियास्टिक, आर्डेंट, स्टेडफास्ट, स्टॉन्च, लॉयल, फेथफुल, ये सब भी डिवाउट के ही सिनोनिम है। एंटोनिम्स: इनसिंसियर, डिसलॉयल, फेथलेस, अनफेथफुल। ध्यान से देखिए, अनफेथफुल होने का मतलब है कि आप भरोसा नहीं करते हैं, आप चीट कर सकते हैं। और फेथलेस का मतलब है कि आप किसी विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं। फेथलेस होने का मतलब आप नास्तिक भी हो सकते हैं। तो डिवाउट एक तरीके से आस्तिक होना भी है, और डिवाउट एक तरीके से लॉयल होने को भी कह सकते हैं। अपैथेटिक, अनएक्साइटेड, आप में इधर बहुत एक्साइटमेंट है, ये देखिए ना, एंथुजियास्टिक हैं, और इधर आप रत्ती भर भी एक्साइटेड नहीं है, अपैथेटिक हैं। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड डिफिडेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग है समवन हु इज डिफिडेंट, इज रादर शाई एंड डज नॉट एंजॉय टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स और बीइंग नोटिस्ड बाय अदर पीपल। एक बंदा जो डिफिडेंट है वो एक संकोची, शाई नेचर का है, और वो ये नहीं चाहता कि उसको ज्यादा लोग नोटिस करें, और वो ज्यादा बात करना भी नहीं पसंद करता। तो जो डिफिडेंट टाइप का पर्सन है वो एक तरीके से शाई है, घबराया हुआ है, और यूं कहिए कि जो जो रिजर्व्ड रहना चाहता है, जो इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हो सकता है, जो अपनी बात को कहना नहीं चाहता या कहना नहीं जानता सामने वालों से, ऐसे लोगों को डिफिडेंट कहा जाता है। दिस वर्ड इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंट। आप ध्यान से देखिए, कॉन्फिडेंट का ठीक ऑपोजिट है ये डिफिडेंट। जब आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप में आत्मविश्वास है, भरोसा है, तो आप अपनी बात को जरूर सामने कह सकेंगे। बट इफ यू आर डिफिडेंट, जस्ट ऑपोजिट टू कॉन्फिडेंट, तो आप अपनी बात को नहीं कह सकेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप डिफिडेंट वर्ड का मीनिंग लर्न कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट से रिलेट कर लीजिए। एग्जाम्पल: शी इज रादर डिफिडेंट अबाउट एक्सप्रेसिंग हर व्यूज। वो अपनी बात को रखने में बड़ा घबराती है, बड़ा डरती है, बहुत संकोच करती है। यू बेटर नॉट ट्राई योर लक इन पॉलिटिक्स सिंस यू आर सो डिफिडेंट। कोई कह रहा है यार तुम अपनी बात बोलना ही नहीं जानते, तुम कुछ कहना ही नहीं जानते, तो बेहतर होगा कि तुम राजनीति में जाने की तो कोशिश बिल्कुल ना करना। नंबर 3, if you are diffident about fighting for your own rights, how can you ensure justice be delivered then? अगर तुम अपने खुद के अधिकारों के लिए लड़ने में ही डरोगे, संकोच करोगे, घबराओगे, फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि न्याय होगा तुम्हारे साथ? फिर तो भूल जाओ कि न्याय हो सकता है, राइट। तो डिफिडेंट होने का मतलब है इस तरीके से डरा हुआ होना, घबराया हुआ होना, रिजर्व्ड होना, इंट्रोवर्ट होना, कि कुछ बोलना ही नहीं है कहीं से। कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं आपके पास। सिनोनिम्स: हेजिटेंट, रिजर्व्ड, बैशफुल, इंट्रोवर्ट, सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस होने का मतलब है कि आदमी सिर्फ अपने को ही सोचता रहे कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ऐसे लोग सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, वो खुल के जी ही नहीं पाते। एंटोनिम्स: फ्रैंक, कॉन्फिडेंट, ओपन, आउटस्पोकन, वोकल, या फिर एक्सट्रोवर्ट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड स्टूडियस को डिटेल में स्टडी करते हैं। This word is an adjective. Being studious means someone who is studious spends lots of time reading books and gaining knowledge. Studious होने का मतलब है कि आप किताबें बहुत पढ़ते हैं और नॉलेज बहुत सारा गेन करने की कोशिश करते हैं। तो जो बुक्स में लिप्त रहता हो, जो बहुत पढ़ाई करता हो, ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियस बंदे को स्टूडियस कहा जा सकता है। जो बहुत हार्ड वर्किंग है उसे आप स्टूडियस बोल सकते हैं। समझना बहुत ही सिंपल है, आप स्टूडियस को सीधे तौर पे स्टडी से रिलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, स्टूडियस में भी STUD है और स्टडी में भी STUD है। तो समवन हु इज स्टूडियस स्टडीज अ लॉट, समवन हु इज स्टूडियस स्टडीज अ लॉट। तो जो बहुत पढ़ाई करता हो, ऐसे ही व्यक्ति को, ऐसे ही स्टूडेंट को स्टूडियस कहा जा सकता है। एग्जाम्पल 1, शी लव्स हिस्ट्री एंड इज वेरी स्टूडियस। उसे इतिहास पसंद है और वो बहुत पढ़ती है इतिहास की किताबों को। नंबर 2, द बिग स्पेक्टिकल्स यू वेयर, मतलब जो बड़े बड़े चश्मे आपने पहन रखे हैं,
मेक यू लुक क्वाइट स्टूडियस। ये जो इतने बड़े बड़े चश्मे तुमने पहन रखे हैं, इससे तुम बहुत पढ़ाकू लगते हो। स्टूडियस को आप पढ़ाकू बोल सकते हैं, ऐसा लगता है कि तुम बहुत पढ़ाई करते हो, राइट। अच्छा, स्टूडियस का एक और मीनिंग है जब आप बहुत केयरफुल होके किसी चीज को नोटिस कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, बहुत डीप में, समझ रहे हैं, बहुत अटेंटिव हो करके अगर आप किसी काम को कर रहे हो, तो वहां भी आप स्टूडियस हो। यानी कि स्टूडियस को जो सिनोनिम है वो लेबोरियस, हार्डवर्किंग, डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस होने के साथ साथ केयरफुल भी हो जाएगा, अटेंटिव भी हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 देखिए, द ऑडिटर एग्जामिन्ड द अकाउंट्स इन अ वेरी स्टूडियस मैनर। उस ऑडिटर ने सारा लेखा जोखा सारा एग्जामिन किया, तो बहुत गंभीरता से, बहुत स्टूडियस तरीके से सारा अकाउंट्स उसने एग्जामिन किया। सिमिलर वर्ड्स, diligent, bookish, academic, book loving, erudite, serious, deep। ये देखिए लास्ट के जो दो वर्ड्स हैं serious, deep, ये अटेंटिव होने को लेकर ही लिखे गए हैं। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड को डिटेल में स्टडी करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो वर्ड है बैटर, इट्स अ वर्ब। इसका मीनिंग है टू हिट समथिंग और समबडी हार्ड एंड रिपीटेडली। किसी चीज को या किसी व्यक्ति को बहुत तेजी से हिट करना, और वो भी बार बार हिट करना। टू हिट समथिंग और समबडी हार्ड एंड रिपीटेडली, बार बार हिट करना और बहुत तेजी से पंच करना, ये है बैटर का मीनिंग। समझना बहुत ही सिंपल है। बैटर को आप ना इतना हिस्सा जो बैट वाला है वो अलग कर लीजिए। अब ये जो बैट है इसे आप ना बॉल को हिट करते हैं, बैट से आप बॉल को स्ट्राइक करते, बॉल को हिट करते हैं, तो बॉल पे प्रहार ही तो करते हैं। तो सिमिलरली जब आप बैटर करते हैं तो यहाँ पे बॉल को नहीं मार रहे होते, बॉल पे प्रहार नहीं कर रहे होते हैं, किसी दूसरी चीज को हिट कर रहे होते हैं, किसी पर्सन को हिट कर रहे होते हैं, लेट से किसी लकड़ी को हिट कर रहे हैं, दरवाजे को हिट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बैटर का मतलब हिट करना है, प्रहार करना है, बार बार उसे हिट करना है। जैसे बैट से पीटते हैं बॉल को, वैसे यहां भी बैट से पीटा जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, सम गूंस, गूंस बोलते हैं आवारा लोगों को, लफंगों को गूंस कहा जाता है। तो सम गूंस वेलेड अ जेंटलमैन। वेले मतलब रास्ते में किसी को रोक लेना, उससे बहस करना, झगड़ा करना। तो कुछ लफंगे लोगों ने एक जेंटलमैन को रास्ते में रोका, एंड बैटर्ड हिम सीवियरली विद वुडन रॉड्स। और फिर उस आदमी को लकड़ी की रॉड से फिर बहुत पीटा, मतलब दे बैटर्ड हिम सीवियरली। सीवियरली मतलब बहुत ज्यादा। नंबर 2, लेट्स बैटर द डोर डाउन। इसका मतलब है कि हमको ना ये दरवाजा हमसे खुलेगा नहीं, ये लॉक है और हमारे पास ताला है नहीं, तो हमें इसे बार बार हिट करके तोड़ना होगा, इसे गिराना होगा। तो लेट्स बैटर द डोर डाउन। ठीक, एक और मीनिंग है बैटर का, ये देखिए बैटर, ये एक लिक्विड है कुछ भी बनाने के लिए, जैसे बेसन है, आटा है, तो उसको जब आप घोलते हैं ना पानी से, तो वो भी बैटर कहा जाता है, वो लिक्विड। अब इसी में कोई चीज डाल करके फिर उसे फ्राई कर लेंगे या उसे तैयार कर लेंगे, बैटर उसको भी कहते हैं, जो एक लिक्विड होता है जिससे कोई चीज बनाई जाती है बाद में। The batter needs to be left unattended for 10 minutes before you mix vegetables into it। कोई कह रहा है कि ये जो घोल है इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने दें, उसके बाद फिर आप इसमें वेजिटेबल्स को घोलें। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, बीट, पाउंड, स्ट्राइक, अटैक, हिट, थ्रैश, थंप, और ये स्टिर। स्टिर का मतलब घोलना होता है, राइट, स्टिर का मतलब घोलना होता है। अननर्व्ड। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड अननर्व्ड को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, मीनिंग है टू मेक समवन फील फ्राइटेंड, नर्वस एंड वेरी लो इन कॉन्फिडेंस। किसी को बहुत ज्यादा डरा देना, पैनिक कर देना, इतना ऐसा करना कि वो घबरा जाए, छटपटा जाए, बहुत ज्यादा सहम जाए। अनर्व्ड होने का यही मतलब है कि सहमा हुआ हो जाना, सकते में आ जाना, सन्नाटे में आ जाना, मतलब कुछ पल के लिए लगे आपको कि कुछ समझ ही में ना आए कि आपको क्या करना है, इतना आप डर जाएं, घबरा जाएं, और कई बार बहुत ज्यादा दुखी हो जाए तो आपको समझ में ना आए कि क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आप इस दूसरे एग्जाम्पल को पढ़िए। द ड्राइवर गॉट अननर्व्ड बाय द नियर कोल्यूशन ही फेस्ड। कोल्यूशन का मतलब होता है जब दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। अब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से बिल्कुल टकराने वाली थी, लेकिन वो बच गया कैसे? हाँ, वो कोल्यूशन बहुत करीब से था, बाल बाल वो बच गया। जब इतने करीब से गाड़ी बची तो क्या होगा, कुछ देर के लिए तो
उसके आगे सब अंधेरा सा छा जाएगा, सन्नाटे में चला जाएगा, सब धुंधला धुंधला लगने लगेगा, वो समझ नहीं पाएगा क्या होने वाला था, क्या होने जा रहा था, कैसे होने जा रहा था, क्या हुआ ये। हाँ, कुछ देर के लिए तो उसके हाथ कांपने लगेंगे, वो स्टीयरिंग को संभाल संभाल नहीं पाएगा, वो होल्ड नहीं कर पा रहा होगा। ये जो स्टेट है ये अनर्व्ड हो जाने की स्टेट है, बहुत ज्यादा डर जाना, घबरा जाना, सन्नाटे में आ जाना, सकते में आ जाना, ये एंड couldn't ड्राइव मच आफ्टरवर्ड्स। मैं कह रहा ना उसके बाद फिर ज्यादा वो ड्राइव नहीं कर पाया, ये है अनर्व्ड हो जाना, आप समझ ना पाए क्या करना है। और कई बार बहुत सैड होना, जैसे कोई किसी को बहुत पसंद करता था और उसे ये लगता था कि वो उसे मना नहीं करेगा, लेकिन क्या हुआ कि जब प्रपोजल दिया गया फॉर मैरिज ऑफर या प्रपोज किया गया तो सामने वाले ने मना कर दिया। अब इतना भरोसा था कि मना नहीं किया जाएगा, तो ये जो नो कहने वाली स्थिति है, इसे इसे दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि उसकी दुनिया ही खत्म हो गई है, जमीन उसके पांव के नीचे से खिसक गई है। कुछ देर के लिए तो उसको कुछ समझे में नहीं आएगा, अंदर की सांसें अंदर, बाहर की सांसें बाहर हो जाएंगी। ये अनर्व्ड है। क्या है ये? अनर्व्ड है। सर अनर्व्ड को समझने के लिए आप नर्व को देखिए। नर्व का क्या मतलब होता है? नर्व्स होती नब्ज, नर्वस सिस्टम। हाँ, नर्व्स होती है नब्ज। नब्ज यही तो बताती हैं कि चीजें मूविंग है, चल रही हैं, एक्टिव है। और अगर आप अननर्व्ड हो जाए तो पल भर के लिए लगेगा कि जैसे सब खत्म हो गया, आप मर गए एक तरीके से, और कुछ समझी में नहीं आ रहा एक तरीके से। मैं कह रहा हूं ना कि अंदर की सांसें अंदर और बाहर की सांसें बाहर, सब जहां का है वहीं रुक गया, लटक गया है। तो ये अननर्व्ड हो जाना, बहुत ज्यादा डर जाना, घबरा जाना, या बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, नर्वस हो जाना, पैनिक हो जाना बहुत ज्यादा। अब देखिए, द प्लॉट ऑफ द मूवी वाज सो डिस्टर्बिंग। उस मूवी की जो कहानी थी वो इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। अब यार डिस्टर्बिंग का मतलब खराब से नहीं होता। कोई चीज, कोई स्टोरी जब डिस्टर्बिंग होती है तो उसका मतलब वो चीज आपके रोंगटे खड़े कर देती है, वो आपको अंदर से हिला कर रख देती है कि क्या सोसाइटी में इतना भी ऐसा भी कुछ हो सकता है, इतनी गंदी सोसाइटी हो सकती है क्या? ये है एक डिस्टर्बिंग प्लॉट का मीनिंग। तो इतना ज्यादा उसने आपको अंदर से झकझोर दिया that it unnerved us for a few moments, कि कुछ पल के लिए उसने हमें बहुत ज्यादा झकझोर सा दिया था। नंबर 3, seeing the team of police before him, the mafia turned unnerved। अपने सामने पुलिस की टीम को देख करके उस माफिया को कुछ समझे में नहीं आया क्या करना है, उसे अननर्व्ड हो गया। द रिजल्ट मेड द स्टूडेंट अननर्व्ड। अब उस स्टूडेंट ने ये सोचा था कि रिजल्ट अच्छा आएगा, उसने स्वीट्स भी खरीद रखी थी, रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आया तो क्या, वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे ऐसा हो गया, मैंने सब कुछ तो अच्छा किया था, फिर व्हाई दिस हैपेंड, हाउ दिस हैपेंड। तो ये अननर्व्ड हो जाने जैसी स्थिति हो सकती है। सिनोनिम्स: फ्राइटेंड, शॉक्ड, कंसर्न्ड, नर्वस, एगनाइज्ड, सैड, दुखी होना। हाँ, और फिर एंटोनिम्स: चीयरफुल होना, कॉन्फिडेंट होना, एंथुजियास्टिक होना, हैप्पी होना, कंपोज्ड, चीयरफुल, रिलैक्स्ड, अनकंसर्न्ड, केयर फ्री। आप नॉर्मली जब एक नॉर्मल स्पीड में ड्राइव कर रहे होते तो आप रिलैक्स होकर के, केयर फ्री होकर के ड्राइव करते हो, फिर एकदम से जब कुछ होता है तो वो अनर्व्ड वाली स्टेट हो जाती है, राइट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड स्टेल्थी को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। स्टेल्थी का मीनिंग है टू मूव समवेयर इन अ वेरी क्वाइट एंड केयरफुल वे सो एज नॉट टू बी सीन, हर्ड और नोटिस्ड। स्टेल्थी वर्ड बेसिकली मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, चलने के लिए यूज किया जाता है, और इतना धीमे चलना, इतना आहिस्ता आहिस्ता चलना, इतना केयरफुली चलना कि कोई ना आहट सुन पाए, ना कोई देख पाए, ना कोई नोटिस कर पाए। तो जब आप चुपके से इधर से उधर कहीं आ जा रहे हो, इतना आहिस्ता आहिस्ता, इतनी चालाकी से, चतुराई से मूव कर रहे हो कि कोई ना तो आहट सुन पाए, ना तो कोई देख पाए, कोई नोटिस ना कर पाए। ये है स्टेल्थी का मीनिंग। एग्जाम्पल से देखिए, द कैट इज अ वेरी स्टेल्थी एनिमल। शायद आपको इस एग्जाम्पल से सब क्लियर हो गया होगा। बिल्ली जब चलती है तो क्या उसके पैरों की आहट सुनाई पड़ती? बिल्कुल नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती है वो एक स्टेल्थी एनिमल हो सकती है। एग्जाम्पल 2, द टीम ऑफ पुलिस वेंट इनसाइड द बिल्डिंग विद स्टेल्थी फुटस्टेप्स। अब टीम जो थी पुलिस की वो बिल्डिंग के अंदर गई। उस बिल्डिंग में चोर लोग हो सकते हैं, वो लोग जिन्हें पुलिस को पकड़ना हो,
तो अगर पुलिस बहुत शोर के साथ जाएगी, बहुत तेज रफ्तार में, बहुत आहट करते हुए जाएगी तो भाग जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि पुलिस धीमे धीमे जाएगी, जो फोर्सेस अंदर जाएंगी वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, इतना धीमे धीमे पैर रखेंगे कि लगेगा ही नहीं कि कोई आ रहा है, आहट ना हो पाए। समझना बहुत ही सिंपल है। आप इस वर्ड को स्टील से रिलेट कर लीजिए। स्टील का मतलब है चोरी। चोरी कैसे की जाती है? चुपके से की जाती है ना, दबे पांव की जाती है, जब कोई जान ना पाए, सुन ना पाए, देख ना पाए, आहट ना हो पाए। तो सिमिलरली जब आप स्टील करते हैं, चोरी करता है कोई, तो दबे पांव करता है। सिमिलरली अगर कोई स्टेल्थी है तो वो दबे पांव किसी काम को कर रहा है। इसका जो एडवर्ब वर्जन है, इट्स वेरी सिंपल, स्टेल्थली, राइट। इसका एडवर्ब वर्जन है स्टेल्थली और नाउन वर्जन है स्टेल्थ। सिनोनिम्स हो सकते हैं फर्टिव, सीक्रेट, डिस्क्रीट, स्लाई। स्लाई मतलब बहुत चालाक, बहुत चालाक। कनिंग, अंडरहैंड, सरप्टिशियस, स्नीकिंग। एंटोनिम्स ओपन, पब्लिक, ओवर्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्लेन, डायरेक्ट। ये सब इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड रेजिड्यू को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज अ नाउन। मीनिंग है समथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर इट्स मेन पार्ट इज आइदर कंज्यूम्ड और डिस्पोज्ड ऑफ। किसी बड़ी चीज का वो छोटा सा हिस्सा जो बच जा रहा है, वो भी तब जब मेन पार्ट को या तो कंज्यूम कर लिया गया, खा लिया गया है, ग्रहण कर लिया गया, या उसे हटा दिया गया किसी भी तरीके से। समझने के लिए आप ना इसे सिगरेट से रिलेट करिए। ये समझ लीजिए सिगरेट हो गई। अब सिगरेट में इतना पार्ट लोग कंज्यूम कर लेते हैं, इसे लिट करते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं, इतना पार्ट वो बच जाता है, राइट। इसी को आप रेजिड्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजिड्यू। तो किसी भी चीज को यूज करने के बाद जो हिस्सा बचा है, जो लेफ्ट ओवर्स है, उसको आप रेजिड्यू कह सकते हैं, राइट। जिसे आप कई बार फिर जो जो स्क्रैप होता है, जिसे फिर बाद में डिस्पोज कर दिया जाता है, वो रेजिड्यू हो सकता है। जैसे जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो राख बच जाती है, तो राख क्या हो सकता है? रेजिड्यू हो सकता है, ठीक है। या पेंट का डिब्बा है तो उससे आपने पेंट किया तो कुछ हिस्सा पेंट के नीचे रह गया, वो भी बच गया, तो वो रेजिड्यू हो गया, ठीक है ना। उसे उसे आप रेजिड्यू कहते हैं। ये देखिए, जैसे कि गन्ने से जब रस निकाला जाता है तो रस के बाद जो गन्ना बच जाता है वो रेजिड्यू कहा जा सकता है। तो जो पार्ट बच गया है, क्योंकि जो काम का पार्ट था उसे यूज कर लिया गया, अब ये लेफ्ट ओवर्स में आ गया, ये स्क्रैप में आ गया। When we burn wood, we get ashes as residue। जैसा कि मैंने बताया, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमें राख मिलती है एज रेजिड्यू। लेकिन कहते हैं कि हर वो चीज जो बच जाती है वो बेकार नहीं होती। जैसे राख का बहुत इस्तेमाल है खेती के कामों में। कहते नहीं कि जो चीज वन मैन्स डम इज अदर मैन्स ट्रेजर। किसी के लिए कोई चीज जो खराब हो सकती है, उसे उसको फेंकना है, वो दूसरे के लिए एक संपत्ति भी हो सकती है। एग्जाम्पल 2, द ऑफ वाइट रेजिड्यू लेफ्ट इन द बॉटम ऑफ द बकेट आफ्टर इट्स वाटर वाज यूज्ड वाज द रिजल्ट ऑफ द हेवीनेस इन वाटर। पानी, बाल्टी एक थी पानी से भरी हुई, तो पानी को जब कंज्यूम कर लिया गया तो नीचे जो तली में सफेद रंग का कुछ प्रोडक्ट बचा, वो क्या था? वो अशुद्धियां थी जो पानी में होती हैं। Some flies leave sticky residue on plants। कुछ कीड़े ऐसे होते, कुछ मक्खियां ऐसी होती जो पत्तियों पर बैठती हैं, फिर उड़ जाती तो कुछ चिपचिपा पदार्थ छोड़ जाती हैं, तो उसे आप रेजिड्यू कहेंगे, राइट। तो जिसे छोड़ दिया गया है, जिसे छोड़ के आप चले गए हैं, वो रेजिड्यू है। समझने के लिए आप इसे ड्यू से रिलेट कर लीजिए। ड्यू का मतलब है जो चीज बाकी रह गई है। ड्यू का मतलब क्या है? जो चीज बाकी रह गई है, राइट। सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं रिमेन्स, बैलेंस या फिर रेस्ट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड एंटाइज को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड एंटाइज इज अ वर्ब। अगर आपको इसका नाउन फॉर्म चाहिए तो इट वुड बी एंटाइसमेंट। एंटाइज एक वर्ब है, इसका नाउन वर्जन है एंटाइसमेंट। मीनिंग है टू एंटाइज समवन मीन्स टू परसुएट देम टू डू समथिंग और गो समवेयर
यूजुअली बाय ऑफरिंग देम समथिंग दैट दे वांट। किसी को इंटाइस करने का मतलब है उसे मनाना कि वो काम करे जो आप चाहते हैं, या फिर वहां चले जहां आप ले जाना चाहते हैं। अब कोई आपकी बात क्यों मानेगा? जब आप उसको कुछ ऑफर करेंगे। वही लिखा हुआ, यूजुअली बाय ऑफरिंग देम समथिंग दैट दे वांट। तो आप हिंदी में इंटाइस को कह सकते हैं लुभाना, आकर्षित करना, राइट? हाँ, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। वो पर्टिकुलर पर्पस क्या है? बिकॉज यू वांट समवन टू गो समवेयर, जहां आप चाहते हैं, या फिर यू वांट समवन टू डू समथिंग दैट यू वांट। तो किसी को किसी भी काम को करने के लिए राजी कराना, लुभाना, कहीं पे चलने के लिए उसे मनाना, इंटाइस करना। आप ये नहीं कह सकते दैट इंटाइस इज अ नेगेटिव वर्ड, समझ रहे हैं? हाँ, इंटाइस एक न्यूट्रल वर्ड है, आप उसे किसी भी वे में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटाइस का मीनिंग। याद कैसे करेंगे इस मीनिंग को? इट्स वेरी सिंपल। ये जो इंटाइस का इतना हिस्सा है, इसका टी हटाइए। टी हटने के बाद क्या बचता है? NICE, नाइस। नाइस मतलब अच्छा। अब किसी को कुछ अच्छा दे करके, यानी कुछ नाइस ऑफर करके आप इंटाइस कर लीजिए। ये इसको याद करने का तरीका है। क्या? आप किसी को कुछ नाइस ऑफर करके उसे इंटाइस कर सकते। कुछ अच्छा ऑफर किया और उसे अपने साथ लेकर चले गए। कुछ अच्छा ऑफर किया और उससे किसी काम को आपने करवा लिया, राइट? एग्जाम्पल से समझिए। The hospital will entice doctors to move from the adjacent cities by offering them better salaries. अब ये हॉस्पिटल आस-पास के शहरों से अच्छे डॉक्टर्स को अरेंज करना चाहता है, तो ये क्या करेगा? उन डॉक्टर्स को बोलेगा कि हम अपने यहाँ पे आपको बेहतर सैलरीज देंगे, बेटर पैकेज देंगे, आप हमारे यहाँ आकर के अपनी सर्विसेज दीजिए। तो ये क्या है? अ काइंड ऑफ एंटाइसमेंट। One more, the smell of the food enticed me to enter the restaurant. वो जो मैं एक सड़क से गुजर रहा था, पास में एक रेस्टोरेंट था। अब वहां पे जो फूड बन रहा था, उसकी स्मेल ने मुझे जो है अपनी ओर लुभा लिया और मैं फिर उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया, राइट? एक और एग्जाम्पल है, द गुड रिव्यू ऑफ द मूवी शैल डेफिनेटली इंटाइस यू इनटू वॉचिंग इट। इस मूवी का जो रिव्यू है बहुत शानदार है, और अभी तक तुम इस मूवी को देखने नहीं गए, लेकिन जो इसका रिव्यू आ रहा है विच इज वेरी गुड, ये रिव्यू निश्चित रूप से तुम्हें पुश करेगा, तुम्हें इंटाइस करेगा, अपनी ओर खींचेगा। और जब वो अपनी ओर खींचेगा तो तुम जरूर इस मूवी को देखोगे। एक मैं बात और आपको बताऊं, इंटाइस के बाद आप जब ये बताओ कि कौन सा काम करना है, तो आप उस टास्क को इंफिनिटिव से भी जोड़ सकते हो। इंटाइस समवन टू डू समथिंग, इंटाइस समवन टू डू समथिंग, ठीक? और दूसरा तरीका है इंटाइस समवन इनटू डूइंग समथिंग। ये देखिए, इनटू वॉचिंग इट, आपने देखा ना, इंटाइस यू इनटू वॉचिंग इट। तो जब आप किसी को इंटाइस करते हो फॉर सम वर्क, तो आप उस वर्क को अगर इन्फिनिटिव से चाहो तो टू और V1 के साथ चल सकते हो, या तो फिर आप इनटू के साथ जीरन लगा के चल सकते हो। जैसे कि ये सेंटेंस कह रहा है इंटाइस मी टू एंटर द रेस्टोरेंट, आप चाहो कह दो इंटाइस मी इनटू एंटरिंग द रेस्टोरेंट। सिमिलरली यहां पे आपने बोला इंटाइस यू इनटू वॉचिंग इट, यू कैन ऑल्सो से इंटाइस यू टू वॉच इट, राइट? तो इन्फिनिटिव और जीरन का ये कॉम्बिनेशन है। नंबर 4, if you entice a government officer to favor you by offering him or her perks of money, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को ये बोलते हो कि मुझे ये काम करवाना है और इसको करने के लिए आप उसको फिर कुछ पर्क्स ऑफ मनी दे दो, कुछ बोरी भर के पैसा दे दो, तो ये ना ब्राइब कहा जा सकता है। इट मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ ब्राइब। दिस इज कॉल्ड टू एंटाइस समवन। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? टू ल्योर, अल्योर, टेम्प्ट, परसुएड, बेगाइल, seduce, cajole, coax, wheedle, decoy, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स, दूर भगाना, लाइक रिपेल, रिपल्स, डिस्गस्ट। अब समझिए, स्मेल रेस्टोरेंट में बनने वाले फूड की बहुत अच्छी थी, तो उसने आपको इंटाइस किया, आप अंदर चले गए। स्मेल बड़ी गंदी होती तो वह आपको रिपेल कर देती, आप दूर भाग जाते। और डिसइंचैंट या डिसुवेड, परसुएड का ऑपोजिट है डिसुवेड, और इंचैंट वर्ड का ऑपोजिट है डिसइंचैंट। इंचैंट करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, मंत्र मुग्ध कर देते हैं। डिसइंटैंच, दूर कर देना हो गया। वर्ड मैक्सिम को डिटेल में स्टडी करते हैं। मैक्सिम, दिस वर्ड इज अ नाउन। इसका मीनिंग है एन एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ
और प्रिंसिपल ऑफ गुड लाइफ, एन एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ और प्रिंसिपल ऑफ गुड लाइफ। मैक्सिम एक सिद्धांत हो सकता है, मैक्सिम एक लाइन हो सकती है, इट कुड बी अ एक्सप्रेशन, और वो एक नीति वाक्य हो सकता है, वो एक नीति वचन हो सकता है। मतलब एक एक सिंपल सा सेंटेंस जो कि लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताता हो, इनफैक्ट अच्छी लाइफ के बारे में बताता हो। जैसे व्हेन यू से गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो ये एक मैक्सिम है। इससे पता चलता है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। मतलब हमें अपनी मदद खुद करने का प्रयास करना चाहिए। दिस इज हाउ वन शुड लीड हिज लाइफ। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एक मैक्सिम है। मतलब वन शुड ऑलवेज बिहेव ऑनेस्टली, वन शुड ऑलवेज रिमेन ऑनेस्ट। तो मैक्सिम वो है जो एक जनरल प्रिंसिपल, एक जनरल ट्रूथ ऑफ लाइफ है। इनफैक्ट एक जो गुड लाइफ का जो फॉर्मूला है वो मैक्सिम में आता है, राइट। अब मैक्सिम का मीनिंग तो आप जान गए, नीति वाक्य, नीति वचन, सिद्धांत, कहावत जिसको कह सकते हैं। लेकिन आप इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, इसके मीनिंग को? बड़ा ही सिंपल है। मैक्सिम को लिखिए और लिख दीजिए मैक्सिमम। मैक्सिम वो है जिसे मैक्सिमम लोग मानते हैं, या मैक्सिम वो है जो मैक्सिमम लोगों पर अप्लाई होता है। जिसे मैक्सिमम लोग मानते हो वही मैक्सिम है। मैक्सिमम लोग किसे मानते हैं? जो नियम है, जो कानून है, जो रूल है, जो सिद्धांत है, जो परंपरा है, जो नीति है, राइट। तो मैक्सिम क्या हो गया? जो नीति वचन है, वो जो सब पर अप्लाई होता है, मैक्सिमम लोगों पर अप्लाई होता है, या जिसे मैक्सिमम लोग मानते हैं, वही हो जाएगा क्या? मैक्सिम। जिसे सब लोग माने वही मैक्सिम हो गया, यानी कि कोई नीति वचन, कोई परंपरा। एग्जाम्पल, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स इज अ पॉपुलर मैक्सिम। इंसान के शब्दों से ज्यादा उसका काम बोलता है। ये एक पॉपुलर मैक्सिम है, लोगों को ये बात मालूम भी है और ज्यादातर लोग इसी के सहारे अपने जीवन का को चलाते भी हैं। लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द मैक्सिम, एज यू सो सो शैल यू रीप। हमारा आपको जो जीवन है इस पॉपुलर मैक्सिम के आसपास ही चलता है। और वो पॉपुलर मैक्सिम, पॉपुलर नीति वचन क्या है? एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, राइट। सिमिलर वर्ड्स मैक्सिम के हो सकते हैं अडेज, प्रोवर्ब, सेइंग, प्रिंसिपल, डॉक्ट्राइन, डिक्टम, रूल एंड मेनी मोर, राइट। आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड डेल्व को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज अ वर्ब। डेल्व पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है। इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आर वेरी सिंपल, डेल्व्ड हो जाएंगी। मीनिंग है टू सर्च इनसाइड समथिंग, टू लुक डीपर अबाउट समथिंग और मेक अ थॉरो इंक्वायरी अबाउट समथिंग, स्पेशली बाय डिगिंग। माइंड इट, स्पेशली बाय डिगिंग। डेल्व का मतलब है ढूंढना, लेकिन खास तौर पे जमीन खोद करके, गड्ढा खोद करके, हाथ डाल करके ढूंढना, जिसको आप खंगालना भी कह सकते हैं, राइट। तो डेल्व का मतलब क्या हुआ? ढूंढना किसी चीज को, थॉरो इंक्वायरी करना, स्पेशली किसी चीज में हाथ डाल करके या कोई गड्ढा खोद करके ढूंढना, ठीक। एग्जाम्पल से और समझिए, ही डेल्व्ड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द कॉइन व्हिच ही वाज श्योर ऑफ बीइंग देयर। उसको लगता था, उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और वो उस कॉइन को ढूंढने लगा जिसको लेकर उसको बहुत श्योरिटी थी कि वो पॉकेट में है। जैसे आपको मालूम हो कि यार इसमें ना 10 का सिक्का है मेरे पास और मिल ना रहा हो, तो आप क्या करोगे? अपनी पॉकेट को और खंगालोगे, हाथ को और डीप में लेके जाओगे। तो दिस इज कॉल्ड टू डेल्व, राइट। ये है डेल्व का मीनिंग। और डेल्व को समझना बहुत ही सिंपल है। आप जब डेल्व को बोले ना, तो आप बोले हाथ डाल कर ढूंढना। डेल्फ मतलब डालना, तो डालकर ढूंढना, हाथ डालकर ढूंढना। समझने के लिए आप एक और सीन याद कर सकते हैं। शादी बारात के बाद जब ब्राइड और ग्रूम को सबके बीच में बिठाया जाता है, तो फिर एक बड़े से बाउल में पानी, दूध कुछ रखा जाता है और उसमें पीस ऑफ ज्वेलरी डाल दिया जाता है और ब्राइड और ग्रूम को बोला जाता है किसको ढूंढना है। तो वो दोनों हाथ डाल के खंगालते हैं, ढूंढते हैं उसमें कि किसको वो पीस ऑफ ज्वेलरी मिलेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टू डेल्व, राइट। इस तरीके से एक बात और समझ लीजिए कि आप
पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ने को मिलता है कि डेल्व इनटू एक फ्रेज भी है। तो आप चाहे तो ये मार्क कर सकते हैं कि डेल्व के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रेपोजिशन दैट वी यूज इट्स इनटू। नंबर 2, शी ऑफन डेल्व्स इनटू पास्ट। अब क्या है, वो अक्सर पास्ट में गुम हो जाती, पास्ट में खो जाती, पास्ट में चली जाती है। The police will have to delve deeper into this matter to find the truth. पुलिस को इस मामले में और अंदर जाना पड़ेगा और खंगालना पड़ेगा और इस मामले में घुसना पड़ेगा, तब जाके उसे ट्रुथ मिलेगा। ये जो 3 पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये सब किस तरीके की हैं? ये ढूंढने के लिए, खंगालने के लिए। ये देखिए स्क्यूबा डाइवर्स हैं, पानी के अंदर ढूंढ रहे होते चीजों को। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इससे भी आप कुछ बड़ा करके देख रहे होते हैं। ये देखिए एक कुत्ता है, ये जमीन के अंदर कुछ सूंघ रहा है, ढूंढ रहा है, तो इसी को कहते हैं डेल्व। सिनोनिम्स: इन्वेस्टिगेट, सीक, सर्च, लुक फॉर, लुक इनटू, डिग इन, एक्सप्लोर, बरो, अनअर्थ, प्रोब, रैंसैक। रैंसैक का मतलब तोड़फोड़ करना भी होता है, लेकिन चीजों को मतलब हटा हटा के देखना, तो वो ढूंढने जैसा ही तो हुआ। और बस ये होता है कि आप जल्दी जल्दी केयरलेसली चीजों को हटाते हैं तो तोड़ फोड़ भी कर देते हैं। एंटोनिम्स: फेल है, इग्नोर है, नेग्लेक्ट है, ये हो सकता है। इनडोमिटेबल। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड को डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इनडोमिटेबल इज एन एडजेक्टिव। सर ये डोमिटेबल का ऑपोजिट है, डोमिटेबल का ऑपोजिट है। इनडोमिटेबल मींस व्हाट? इट मींस टू स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड टू बी कॉन्कर्ड और डिफीटेड। इतना मजबूत होना, इतना ताकतवर होना, इतना हौसलों में बुलंद होना कि आपको हराया ना जा सके, आपको झुकाया ना जा सके। समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, फर्मली अटैच्ड, उसे बोलते हैं इनडोमिटेबल। जिसके विश्वास को, जिसकी ताकत को, जिसकी हिम्मत को दबाया ना जा सके, उसे कम ना किया जा सके, जो बहुत मजबूत है, जो बहुत फौलादी है। ये फिजिकली, मेंटली दोनों तरीके से भी हो सकता है। इनडोमिटेबल, राइट? ये आया कहां से है वर्ड, ये समझिए। सर डोमिनेट आप जानते होंगे, डोमिनेट करने का मतलब होता है एक तरीके से किसी को कंट्रोल करना, किसी पे चढ़े रहना, उसे अपने कब्जे में करना। तो अगर कोई डोमिटेबल है तो वो कमजोर है, उसे कॉन्कर किया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो वीक है। लेकिन जो इनडोमिटेबल है उसे आप डोमिनेट नहीं कर सकते, उस पर डोमिनेशन नहीं चलेगा, वो डोमिनेट नहीं किया जा सकता। तो वो खुद डोमिनेट करेगा, ये यूं कहिए कि आप उसे डोमिनेट नहीं कर सकते। समबडी सो स्ट्रॉन्ग, समबडी स्ट्रॉन्ग इनफ, जिसे आप कब्जे में नहीं कर सकते, जिसे हरा तो बिल्कुल भी सकते ही नहीं है आप। ठीक, पॉजिटिव वर्ड है, इस बात का ध्यान रखिए। डोमिनेट से रिलेट करिए, डोमिनेट करने का मतलब कंट्रोल करने से है। तो जिन्हें डोमिनेट किया जा सकता है वो डोमिटेबल है, लेकिन जो बहुत ताकतवर है, मजबूत है, जिसे नहीं गिराया जा सकता, जिसके हौसले नहीं पस्त किए जा सकते, वो इनडोमिटेबल है। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। द लेडी विद एन इनडोमिटेबल स्पिरिट survived her cancer, which is otherwise considered an incurable disease. वो जो महिला थी उसने कैंसर जैसी बीमारी को हरा दिया। कैसे हरा दिया? Because she was so indomitable. She has an indomitable spirit. उसकी जो अंतरात्मा थी, उसका जो उत्साह था, वो इनडोमिटेबल था। अदरवाइज कैंसर एक इनक्योरेबल डिजीज है, लोग मर जाते हैं, हरा नहीं पाते। नंबर 2, आर इनडोमिटेबल फ्रीडम फाइटर शहीद चंद्रशेखर आजाद, रिमेंबर, did not give in to the British forces when surrounded. चंद्रशेखर आजाद जी को कहा जाता है कि वो उन्होंने यही एक कसम खाई थी कि मैं हमेशा आजाद रहूंगा, कोई मुझे कब्जे में नहीं कर सकेगा। तो जब उन्हें ब्रिटिश फोर्सेस ने घेर लिया तो उन्होंने गिव इन नहीं किया सर, वो लड़ते रहे और जब लगा कि वो अब उनका लास्ट टाइम आ जाएगा तो ही शॉट हिमसेल्फ। सर खुद को गोली मारने के लिए यू नीड लॉट ऑफ करेज, खुद को गोली मारने के लिए यू नीड लॉट ऑफ करेज सर, बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। तो ही वाज एन इनडोमिटेबल फ्रीडम फाइटर, राइट? सिनोनिम्स: इनविंसिबल, फॉर्मिडेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग, इम्प्रेग्नेबल, जिसे भेद नहीं सकते, अनअसेलेबल, जिसे पकड़ नहीं सकते, जहां तक पहुंच नहीं सकते आप, अनयील्डिंग, जो घुटने नहीं टेकेगा। एंटोनिम्स: सबमिसिव, डोमिटेबल, प्रेग्नेबल, वीक, शेकेबल, जो हिल सकता है, जो कमजोर है एक तरीके से। वर्ड एक्सेंचुएट को डिटेल में स्टडी करते हैं। आप देख सकते हैं दैट दिस वर्ड इज अ वर्ब। इसकी आगे की फॉर्म्स वेरी सिंपल,
एक्सेंचुएटेड, एक्सेंचुएटेड मीनिंग है टू एम्फसाइज समथिंग, टू मेक इट क्लियर और मोर नोटिसेबल, किसी बात पर जोर देना, अटेंशन ड्रॉ करना, ताकि वो ज्यादा क्लियर लगे, ताकि वो ज्यादा नोटिसेबल लगे. मेक समथिंग मोर डेफिनेट, मेक समथिंग मोर क्लियर, मेक समथिंग मोर प्लेन टू योर आईज और टू योर माइंड. किसी चीज को क्लियर करना, उसे उसे स्पष्ट करना, उसे नोटिसेबल बनाना, उसे उसे एविडेंट बनाना, उसे हाईलाइट करना, उसे अंडरस्कोर करना कि ये चीज स्पेशल है. सो कीप इट इन माइंड. दिस मीन्स टू एक्सेंचुएट, मेक समथिंग मोर डेफिनेट, मेक समथिंग मोर क्लियर, एक्सेंचुएट. जैसे कि आप देखते हैं कि कहीं पे लिखा रहता है कि वे टू लाइब्रेरी या वे टू टॉयलेट, तो बड़ा बड़ा लिखा रहता है और एरो बनाया जाता है. वो एरो एक्सेंचुएट करता है कि हाँ इस तरफ ही टॉयलेट है. तो किसी भी चीज को किसी भी तरीके से क्लियर करना, प्लेन टू वंस अंडरस्टैंडिंग करना. एग्जाम्पल से समझिए. द पीस ऑफ म्यूजिक बीइंग प्लेड इन द बैकग्राउंड वाज टू एक्सेंचुएट द ड्रामेटिक सिचुएशन ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर जो ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही थी उसको और क्लियर करने के लिए, ऑडियंस उसमें और इन्वॉल्व हो जाए, तो उसे और एक्सेंचुएट, उसे और क्लियर, ऑडियंस को उसमें और इन्वॉल्व करने के लिए बैकग्राउंड में म्यूजिक बजाया जा रहा था. उससे लोगों के दिमाग में वो जो ड्रामेटिक सिचुएशन थी वो और फिट हो रही थी और ज्यादा पक्का असर उस पर पड़ रहा था. The makeup she put on her face, makeup she put on her face also accentuated her black eyes. उसने अपने फेस पे जो मेकअप लगा रखा था वह ऐसे रखा था कि उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिख रही थी. तो ऐसे मेकअप कर रखा था कि उसकी ब्लैक आईज बड़ी बड़ी नजर आए. Don't accentuate the matter since it makes no big difference in the present situation that we are in. हम जिस स्थिति में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, तो उस सिचुएशन में इस मैटर का कोई खास मतलब नहीं निकल के आता. तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस मैटर को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने का, इस मैटर को और ज्यादा क्लियर करने का, इस पे जोर देने का, इस पे एम्फसाइज करने का कोई मतलब नहीं बनता. Bright lights accentuated the flaws in the painting which were otherwise impossible for us to notice. हमने एक पेंटिंग देखी, हमें वो पेंटिंग प्लेन आईज से बहुत अच्छी लग रही थी. फिर उस पर जब रोशनी पड़ी ना, ब्राइट लाइट्स पड़ी, तब उसमें जो फ्लॉज थे वो दिखे. तो ब्राइट लाइट्स ने वो फ्लॉज हम लोगों को क्लियर कराया, एक तरीके से उन फ्लॉज को एक्सेंचुएट कराया. समझ रहे हैं आप? तो to accentuate means something to make it more clear, more visible, more attractive, more noticeable, more plain to your mind. समझेंगे कैसे सर? एक्सेंट का मतलब ही होता है किसी शब्द का उच्चारण करना. एक्सेंट का क्या मीनिंग है? किसी शब्द को प्रोनाउंस करना. तो आप जितना बेहतर तरीके से किसी शब्द को प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि the more clear accent you have or the clearer accent you have, जितना बेहतर एक्सेंट आपका होगा उतने ही बेहतर तरीके से शब्द आपके दूसरों को सुनाई पड़ेंगे. तो एक्सेंट का मतलब ही होता है किसी भी वर्ड को, किसी भी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से बोलना. और जब आप किसी वर्ड को स्पष्ट तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, तो वो दूसरे को क्लियर तो हो ही जाएगा. तो एक्सेंट मतलब चीजों को क्लियर करना, उन्हें 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 एम्फसाइज करना, उन्हें प्लेन बनाना, उन्हें स्पष्ट करना, डेफिनेट करना. तो वैसे ही एक्सेंचुएट, मेक समथिंग डेफिनेट, मेक समथिंग क्लियर, राइट? सिनोनिम्स: emphasize, highlight, spotlight, underline, underscore, point, feature, stress, emphasize, ये सब. एंटोनिम्स: हाइड करना, कंफ्यूज करना, मास्क करना, ब्लर हो सकता है. ये सब इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं. पेट्रिशियन को डिटेल में स्टडी करते हैं. दिस वर्ड पेट्रिशियन इज बेसिकली अ नाउन. कभी कभी आप इसे एक एडजेक्टिव के जैसे भी यूज कर सकते हैं. It means a person of high social rank, a noble person or aristocrat, या फिर a person of refined upbringing and taste. एक ऊंचे दर्जे का, एक ऊंचे कुल का, एक ऊंचे वर्ग का, एक ऊंचे घर का व्यक्ति जो
पैसों से भी बहुत समृद्ध है, साधनों से भी बहुत समृद्ध है और योग्यता से भी कई बार बहुत समृद्ध है। तो जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, जिन्हें आप ब्लू ब्लड्स भी बोल सकते हैं, सच पीपल आर कॉल्ड पेट्रिशियंस, राइट? इफ यू लुक बैक टू द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ड, तो ये एंशियंट रोम से रिलेट करता है। वहां पर सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक कॉमन पीपल और दूसरा एलीट क्लास यानी कि हाई सोशल रैंक। कॉमन पीपल को प्लेबियंस बोला गया और हाई सोशल क्लास को पेट्रिशियंस बोला गया। तो पेट्रिशियन का मतलब है पीपल ऑफ हाई सोशल रैंक। Nowadays this word is considered disapproving। आज के समय में इस वर्ड को पॉजिटिव नहीं रखा जाता, बिकॉज आज के समय में किसी के कलर, उसके रंग या किसी की कास्ट आइडेंटिटी के बेसिस पे किसी को सुपीरियर या फिर किसी को इंफीरियर कंसीडर करना ही गलत है। आज की सोसाइटी में इसे सही नहीं समझा जाता कि चूंकि आप इस कास्ट से हैं या फिर आप इस फैमिली से हैं या फिर आप गोरे हैं तो आप सुपीरियर हैं, और अगर आप इस कास्ट से हैं या फिर आप ब्लैक हैं तो फिर आप इंफीरियर हैं। सो दिस वर्ड इज नाउ कंसीडर्ड डिसअप्रूविंग, राइट? पेट्रिशियन को समझने का एक और तरीका है, एक वर्ड है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब ही होता है पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान समाज का मतलब है जहां पर पुरुषों का बोलबाला है, जहां पर पुरुष ही बेहतर है। And you know, this word patriarchy, this concept of patriarchy is also considered negative or disapproving or biased, क्योंकि ये नहीं माना जाता कि ये ठीक है कि पुरुष ही सुपीरियर है, ये कंसीडर किया जाए। तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं इस वर्ड को। सो पेट्रिशियन मीन पर्सन ऑफ हाई सोशल रैंक या फिर रॉयल फैमिली का बंदा। एग्जाम्पल्स देखिए, The front row in the auditorium was reserved for patricians। आपने सुना होगा VIPs आने वाले हैं, या फिर ये जो रो है VVIPs के लिए है। ये जो VVIPs है यही patricians है। Another one, I don't like the very idea of dividing any society in patricians and plebeians। कोई कह रहा है मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है कि किसी समाज को दो पार्ट में बांट दिया जाए, plebeians और patricians में, आम लोगों में और विशेष लोगों में। Number 3, this lady's standoffish behavior is the outcome of her patrician upbringing। इस महिला का जो एरोगेंट नेचर है, ये एरोगेंट नेचर इसीलिए है क्योंकि वो जिस परिवार में, जिस माहौल में पली बड़ी है, वो पेट्रिशियन अपब्रिंगिंग है। तो उसको हमेशा से सिखाया गया दैट यू आर सुपीरियर, तो शी ऑलवेज कंसीडर्स हरसेल्फ सुपीरियर टू अदर्स। Synonyms: aristocrat, blue blood, lord, grandee, noble, royal, imperial। And antonyms could be plebeian, non-entity, commoner या फिर low class। फियास्को। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड को डिटेल में स्टडी करते हैं। Fiasco. This word is a noun and it means if you describe an event or attempt to do something as a fiasco, you are emphasizing that it has failed completely। कोई भी इवेंट, कोई भी अटेम्प्ट, कोई भी अरेंजमेंट अगर एक प्रोग्राम एक फियास्को साबित होता है तो वो पूरी तरीके से बेकार, बिखरा हुआ, बिगड़ा हुआ, मतलब जिसमें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, जिसको आप एक कंप्लीट डिजास्टर, अटर फेलियर कह सकते हैं कि कुछ नहीं मिला, सब रायता रायता हो गया, सब बिगड़ गया, सब एक तरीके से सब स्पॉयल जैसा हो गया, उसको कह सकते हैं हम क्या, फियास्को। जैसे कि दो छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने क्या किया, वो दरवाजे के पीछे छिप गए और वो सोचे कि जब माँ अंदर आएगी रूम के तो हम उन्हें डरवा देंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। अब हुआ ये कि माँ ने अपने हाथ में प्लेट ले रखी थी, उसमें कुछ खाने की चीज ले रखी थी, तो जैसे ही माँ जो है दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करती, वो दोनों उसे डरवा देते एकदम से उनके सामने आकर के। और होता ये है कि वो डरती तो है ही, डरने के साथ साथ उनके हाथ से जो प्लेट थी वो छूट जाती है नीचे। तो एक तो ये हुआ कि सारा का सारा जो खाने का आइटम था वो सब गिर गया, दूसरा उनके कपड़े भी खराब हो गए। अब ये तो उन्होंने नहीं नहीं सोचा था ना कि वो ऐसा भी हो जाएगा। क्या बच्चों ने ये भी सोचा था कि माँ के कपड़े खराब कर देंगे और वो जो खाने की चीजें वो सब बिखर जाएंगी? नहीं,
वो तो सिर्फ एक ह्यूमर के तौर पे, फन के तौर पे हल्का सा उन्हें चौंकाना चाहते थे, लेकिन हो गया ये। इसको कहते हैं फियास्को। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल 1, द शो वाज अ कंप्लीट फियास्को। कैसे? वन एक्टर फॉरगॉट हिज लाइंस एंड द अनदर फेल ऑफ द स्टेज। वो जो शो था पूरी तरीके से वो एक डिजास्टर फियास्को था। क्यों? क्योंकि हुआ ये कि एक एक्टर अपनी लाइनें भूल गया कि उसको बोलना क्या है, और दूसरा एक्टर जो है गलती से स्टेज के नीचे गिर गया तो उसकी टांग टूट गई। अब ये तो शो बिल्कुल बेकार हो गया ना, कुछ मिला ही नहीं एक तरीके से। नंबर 2, द इवेंट टर्न्ड आउट टू बी अ फियास्को व्हेन नो गेस्ट टर्न्ड अप। मतलब एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, वो प्रोग्राम बिल्कुल फियास्को साबित हुआ। क्यों? क्योंकि कोई मेहमान आया ही नहीं। कोई मेहमान आया ही नहीं। अब नेताजी की रैली हो और रैली में कुर्सियां बस खाली हो, नेताजी पहुंचे और वहां पे कोई है ही नहीं, तो वो क्या है? वो इवेंट एक फियास्को है। राइट? सिनोनिम्स: डिबैकल, फेलियर, कम टू नथिंग, वॉश आउट, फार्स, डिजास्टर, ये सब। एंटोनिम: सक्सेस, अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट, गेन, प्रॉफिट, ये सब इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वर्ड फियास्को जरूर क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा ये सेशन मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके, और हो सके तो अपनी तरफ से भी फियास्को वर्ड को लेकर के कोई एक सेंटेंस भी बना करके कमेंट बॉक्स में डालें। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको बहुत हद तक ये वर्ड लर्न हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।